हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का एकाग्रता सीए के हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त जयेश भंडारी। बच्चे लोगों, और हम लोग इस वक्त में कर रहे हैं भाई बहुत जबरदस्त वाली हमारी रिवीजन सीरीज, यानी वन शॉट रिवीजन, जहां आप लोगों को मैं करवा रहा हूं आईसीए के सारांश से पूरा का पूरा रिवीजन। बराबर। अच्छा, बहुत सारे रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं बच्चे लोगों, जहां पे हमने क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन भी कर लिया है। और संडे को आप लोगों के लिए एक बड़ी सीरीज पूरा लाने का प्लान है, तो संडे वाला सेशन जरूर अटेंड करिएगा। आज के लिए क्या हम करने वाले भी एक बहुत जबरदस्त वाला चैप्टर, जिसको लेकर के एक बहुत बड़ा डर भी बना हुआ रहता है कि यार जो इतना बड़ा चैप्टर है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझने में बहुत इजी है, लेकिन कई बार लगता है इतना बड़ा टॉपिक है, आखिर कैसे रिवाइज होगा, कैसे तैयारी होगी बच्चों। तो आईसीए का जो हमारा सारांश है उसमें बढ़िया इसके नोट्स बने हुए हैं, हालांकि वहां पे भी वाइड है, लेकिन चीजें बहुत सिस्टमैटिक है। तो आइए हम उससे रिवीजन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूं हमेशा की तरह से कि यार आप लोगों ने कोर्स किया हुआ है, बिकॉज अब तक आपका एग्जाम हो चुका होता अगर आगे पोस्टपोन नहीं हुए होते तो। बराबर से। तो इसका मतलब ये कि यार तुमने पढ़ा हुआ तो सब है, बस अब एक पॉलिश अपन लोग लगा रहे हैं, चीजों को बढ़िया तरीके से तैयार कर रहे हैं। तो फटाफट से सब लोग मेरे साथ पे आ जाओ बच्चे लोगों, और आज का सेशन में स्टार्ट करने जा रहा हूं, बढ़िया तरीके से समझिएगा। अच्छा, बेस कंसेप्ट अपने को असर्शंस वाला जो टॉपिक है वो ऑडिट एविडेंस के साथ बच्चों ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, तो यहां अपने को ज्यादा उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, मीनिंग पे बात कर सकते हैं। जैसे पीएनएल के आइटम्स में अगर हमने कुछ चीजों के ऊपर बात किया बच्चों, जो इनकम स्टेटमेंट में है वहां पे यूज होता है एक वर्ड अकरेंस। अब अकरेंस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया कि यार जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आपने इनकम स्टेटमेंट में लिखा है वो ट्रांजैक्शन हम मानते हैं सच में हुआ है सर, बिल्कुल हुआ है। ठीक है। सेकेंड नंबर हम आए बच्चे लोगों कंप्लीटनेस के ऊपर। कंप्लीटनेस क्या कहती है कि जितने ट्रांजैक्शन साल भर में हुए हैं वो सारे के सारे इंक्लूड हो गए हैं, कुछ भी उनमें से छूटा नहीं है। बराबर से। कट ऑफ का मतलब उसी अकाउंटिंग पीरियड की चीजें ही शामिल है, बराबर। नेक्स्ट ईयर की आपने शामिल नहीं कर ली है। मेजरमेंट का मतलब बच्चे लोगों जो कैलकुलेशंस आपने किया है वो बिल्कुल एक्यूरेटली वहां पे इंक्लूड हुआ है। और फाइनली प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है, जैसे जो हमारा एफआरएफ है उसके हिसाब से आपने प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर किया है। पीएनएल का आइटम पीएनएल में, और ट्रेडिंग का ट्रेडिंग में, जहां जैसा आना चाहिए था बिल्कुल। अगर कंपनीज एक्ट की बात करें तो शेड्यूल 3 के हिसाब से आपने सारी चीजों को डिस्क्लोज किया है। ये हम प्रेजम्पशन लेकर के चलते हैं बच्चों, अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। अब ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही अगर बैलेंस शीट के आइटम देखे जाए तो बैलेंस शीट के लिए बच्चे लोगों को जैसे वहां अकरेंस था, यहां पे यूज होता है एग्जिस्टेंस। बराबर। कि जो भी एसेट या लाइबिलिटी है वो सच में एग्जिस्ट कर रही है। यहां पे भी बच्चों कंप्लीटनेस का पॉइंट आया कि साल भर में जो भी परचेज सेल जो कुछ भी आपने एसेट लाइबिलिटीज का किया वो सारा इंक्लूडेड हो गया है। कट ऑफ का मतलब उसी पीरियड से रिलेटेड चीजें ही यहां पे लिखी गई बच्चे लोगों। वहां मेजरमेंट था, उसकी जगह पे यहां पे वैल्यूशन आ गया कि जो भी वैल्यूशन है वो प्रॉपर हुआ है। डेप्रिसिएशन वगैरह जो लगाने थे लगा करके, अगर स्टॉक है तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, जो प्रॉपर तरीका है वो हमने किया है। एक पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा आया बच्चे लोगों, आपको देखना पड़ेगा कि अगर एसेट है तो उसका राइट यानी वो एंटिटी के नाम से है, और ऑब्लिगेशन भी अगर है, ड्यूटी भी अगर है, तो वो एंटिटी के नाम से, ये बच्चे लोगों अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ आया भाई प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर क्या चीज हुई, तो वो भी हमने समझा दिया कि एफआरएफ के हिसाब से प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर होना चाहिए। यानी कि अगर कंपनीज की बात करें तो शेड्यूल 3 के हिसाब से आपने सारी चीजों को प्रॉपर डिस्क्लोज किया है बच्चे लोगों, कि अपने को यहां पे समझाना पड़ेगा। क्लियर, बराबर, एकदम आसान हो गया, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर, बढ़िया तरीके से आप लोग कर सकते हो। चलिए जी, अब कहानी आगे बढ़ती है, यहां से हमारे टॉपिक शुरू होंगे बच्चे लोगों। शानदार तरीके से समझते जाइएगा, फटाफट से सारी चीजों को धड़ाधड़ रिवाइज करेंगे, बराबर। तो हमारे पास में आया बैलेंस शीट के कैप्शंस में बच्चों सबसे इजी पॉइंट भाई, शेयर कैपिटल का ऑडिट कैसे करना है। अगर तुमने लॉ पढ़ रखा है फर्स्ट ग्रुप का तो भाई तुम्हारे लिए तो बहुत इजी है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, सिंपल टैली करना है कि पीरियड एंड के अंदर जो शेयर कैपिटल के बैलेंस से इधर ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड एंड पेड अप कैपिटल, ठीक है, वो बराबर से पिछले साल के हिसाब से कितनी थी, इस बार में अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से हमने वहां पे शो कर दिया है, ठीक है। देन उसके बाद में बच्चों अगर कैपिटल में किसी तरह का कोई भी चेंजेस हुआ है तो बकायदा सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रिलेवेंट रेजोल्यूशन पास एज द मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर, ये चेक कर लो, बराबर से मिनट्स बुक पढ़ लो भाई, उससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है।
इन केस ऑफ फ्रेश इश्यू अगर किया है तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस फॉलो हुए कि नहीं हुए, शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं करना है एज पर सेक्शन नंबर 53 आपको पता है बच्चे लोगों, बराबर। देन शेयर कैश में हुए हैं या अदर देन कैश हुए हैं, इसको चेक कर लो, ठीक है। अदर देन कैश हुए हैं तो किस चीज के बदले में हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी अपने को देख लेना चाहिए बच्चे लोगों। बहुत सिंपल कंसेप्ट था, ठीक है। अच्छा, इन्होंने आगे दिया है, इस पॉइंट को आगे भी बढ़ाया था कि अगर चेंज हुआ है तो रिटर्न कंफर्मेशन लिया कि नहीं लिया, बराबर से। अगर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, अगर चेंज हुआ है तो लिमिट्स के अंदर है कि नहीं है बच्चे लोगों। ऑथराइज कैपिटल को एमओए से वेरीफाई करना, यानी शेयर कैपिटल के जितने पॉइंट दे, अगर हमारी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो भाई सेबी की गाइडलाइन पूरी हुई कि नहीं हुई, बराबर। एमसीए को हमने सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चे लोगों फाइल किए हैं कि नहीं किए, ये भी अपने को देख लेना चाहिए। देन अगर शेयर कैपिटल में इंक्रीज है तो प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी एमसीए को पे हुई कि नहीं हुई बच्चे लोगों। यानी कि एग्जाम पर्पस से एक तो आपको सेक्शन नंबर 13 ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, सेक्शन नंबर 16 जहां पे भी हम लोग ऑल्टरेशन करते हैं, सेक्शन नंबर 66 जहां कैपिटल में रिडक्शन करते हैं, बराबर। उसके अलावा बच्चे लोगों इसमें प्रीमियम पे इशू किया रहेगा तो 52 आ जाएगा, बराबर से। अगर डिस्काउंट पे इशू किया रहेगा तो 53 वाला सेक्शन यूज आ जाएगा, अगर स्वेट इक्विटी किया तो 54 आ जाएगा। ये सारे सेक्शन का एक तगड़ा नॉलेज अपने को चाहिएगा बच्चे लोगों को आंसर ड्रॉ करने के लिए। यहां से देखिएगा, आप लोगों को मैं बता रहा हूं, जैसे अगर शेयर प्रीमियम पे आपने इशू किए तो ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि प्रीमियम के यूजेस जो हैं वो वही है ना जो कंपनीज एक्ट में लिखे हुए, बराबर। एज पर सेक्शन 52 फुली पेड अप बोनस शेयर प्रीमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, उसके अलावा जो भी डिस्काउंट या कमीशन वगैरह को राइट ऑफ करने के लिए, प्रीमियम और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए और बायबैक के लिए यूज हुआ है कि नहीं हुआ है बच्चे लोगों, ऑडिटर को ये वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए ऑडिटर ने ये भी देख लिया कि प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रॉपर गया कि नहीं गया, और एनी अमाउंट फ्रॉम दिस अकाउंट जो है वो इन्हीं पर्पस के लिए काम आया कि नहीं आया बच्चे लोगों। इतना आसान पॉइंट है, इससे ज्यादा आपको इजी वो क्या देने वाले हैं भाई, ये अपने को ध्यान रखना है। ये देखो बच्चों डिस्काउंट, अरे अगर डिस्काउंट देख रहे हो तो सेक्शन नंबर फॉलो कर लेना 53, बराबर। अपने को यह देखना है कि कहीं डिस्काउंट पे इशू तो नहीं कर दिए। मूवमेंट इन शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वेट एवर देयर एनी इशू, कंपनी ने अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं किए होने चाहिए, मिनट्स वगैरह देख लो। अच्छा, अगर डिस्काउंट पे इशू किए भी हैं तो आइदर या तो अगर आपने सेक्शन पढ़ा हुआ है तो स्वेट इक्विटी हो सकता है बच्चों, या अगर कोई भी डेप्ट का रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम है, इसके लिए कोई स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन पास किया है, वो प्रॉपर फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है बच्चों एज पर आरबीआई गाइडलाइन। सेक्शन 53 जाकर के पढ़ना, उसमें दिया हुआ है अगर कंपनी ने कोई स्टैट्यूटरी प्लान के थ्रू या आरबीआई के गाइडलाइन से किसी तरह का रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन किया है, उसमें हम डिस्काउंट पे डेप्ट को हम लोग अगर शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम यहां पे डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो वो है कि नहीं है बच्चों, यहां पे अपने को सिंपल चेक कर लेना चाहिए, एकदम आसान सा तरीका है। अब बच्चे लोगों स्वेट इक्विटी शेयर्स, अगर स्वेट इक्विटी पे इशू किए हैं, सेक्शन नंबर 54 तुमको याद होना चाहिए। कंपनी ने इसके लिए एसआर पास किया कि नहीं किया, बराबर। जो एसआर पास किया उसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने, मार्केट प्राइस कितनी, कंसिडरेशन किन लोगों को दे रहे हो, वो डिटेल लिखा कि नहीं लिखा। शेयर्स बच्चों लिस्टेड है तो सेबी की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, बराबर से। देन अब बहुत सिंपल सा है, अगर एसआर पास किया है तो उसके लिए मेंबर्स लोगों को नोटिस प्रॉपर गया कि नहीं गया, ठीक है बच्चे लोगों, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। तो अच्छा, ये खाली इतने ही पॉइंट नहीं है, स्वेट इक्विटी में आप और भी जितने आपको लॉ के प्रोविजन ध्यान में है बच्चे लोगों, वो सारे लिख सकते हो कि भैया लिमिट कहीं 25% से ज्यादा तो नहीं हो गई है, जो हमारी एनुअल लिमिट 15%, ओवरऑल लिमिट 25% से ऊपर तो नहीं चला गया है, सोर्सेस कौन कौन से यूज में आए, भरपूर पॉइंट आपके पास में है। पूरा सेक्शन नंबर 54 आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है बच्चे लोगों। अगर रिडक्शन इन कैपिटल वेरीफाई करना हो तो मैंने कहा था सेक्शन नंबर 66 पढ़ करके जाओगे। इसके लिए अगेन स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया कि नहीं किया, कंपनी रिडक्शन के लिए आर्टिकल से ऑथोराइज है कि नहीं है, कहीं डिपॉजिट पेमेंट में कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ट्रिब्यूनल की परमिशन के लिए अप्लाई किया है कि नहीं किया है, परमिशन चेक कर लो, बराबर। देन रजिस्ट्रार को जब सर्टिफाई आपने डिपॉजिट किया तो रिडक्शन इन कैपिटल का सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला बच्चे लोगों, ठीक है। देन वाउच द अकाउंटिंग एंट्रीज जो आपने रिडक्शन के लिए यूज की होगी, ठीक है। फिर रिवोल्यूशन ऑफ एसेट प्रॉपर्ली बैलेंस शीट में डिस्क्लोज है कि नहीं है, कंपनी में रिड्यूस द कैपिटल बाय रिडक्शन ऑफ अनपेड कैपिटल या कैंसिलेशन, जो वर्ड अपने दिए हुए हैं, कंपनी नाम के साथ में एंड रिड्यूस वर्ड यूज कर रही है कि नहीं कर रही है,
ठीक है। ट्रिब्यूनल ने जो टर्म्स एंड कंडीशन लगाई बच्चों वो फॉलो हुई कि नहीं हुई, और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को आपने उसके हिसाब से ऑल्टर किया कि नहीं किया। भाई साहब कंपनीज एक्ट का पूरा सेक्शन 66 लिख करके आ जाना, और तुमको ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट, ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट, ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट, सारे पॉइंट में बच्चों ये चीजें यहां पे आ जाएंगी और बहुत आराम से आप लोग ये सेक्शन लिख सकते हो। बराबर। नाउ बच्चे लोगों बायबैक्स, और बायबैक आ गया तो इन्होंने बोला है एग्जाम उसी का पार्ट है ये। अकॉर्डिंग टू 66 नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू बायबैक। बायबैक अलग चीज है भाई, उसमें सेक्शन नंबर 68 फॉलो करता है। और बायबैक अगर हो रहा है तो सेक्शन 68 फॉलो किया कि नहीं किया, बायबैक के सोर्सेज, उसके लिए भी एसआर पास करना, वो सारे प्रोविजन एज इट इज बच्चों 68 के आ जाएंगे। ठीक है, कि मैक्सिमम आप कितना 25% का बायबैक कर सकते हो, 2 बायबैक के बीच में 1 साल का गैप, 6 महीने में आपने सिक्योरिटीज को सेम सिक्योरिटीज वापस इश्यू तो नहीं कर दी। जितने 68 के प्रोविजन है बच्चों सारे के सारे लिख करके आ जाना, शानदार तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हो। तो लॉ के प्रोविजन ही लिख करके अपने को बताना है कि ऑडिटर इन सबको चेक करने वाला है कि ये सारे फॉलो हुए कि नहीं हुए। ठीक है, अच्छा इन सब में डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट बच्चों बार बार हर फैकल्टी आपको बोलती है, मैं भी आपको बोल रहा हूं, डिस्क्लोजर के लिए बच्चों शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट का, बराबर, वो आपको बाय हार्ट याद कर लेना है। और मैं तो कह रहा हूं यार सबका याद अब तो आपने कर ही लिया होगा, अदरवाइज सबका आपको शुरू से, जब से हम लोग 1-2 महीना 3 महीना पहले से रिवीजन ले रहे हैं बच्चों, तब से आपको बोल रहे हैं कि यार जितने भी डिस्क्लोजर हैं, क्योंकि आईसीआई आप उठा के देखो, स्टडी मैट देख लेना, स्टडी मैट के पीछे के क्वेश्चन उठा करके देखना, तुमको नजर आ जाएगा कि डिस्क्लोजर पे कितने भर भर के क्वेश्चन आईसीआई ने दिए हैं। तो इसीलिए डिस्क्लोजर एज पर शेड्यूल 3 होगा बच्चे लोगों, वो अपने को याद करके जाना ही चाहिए। ऐसे हमारा शेयर कैपिटल का ऑडिट होने वाला है, बहुत सिंपल सा तरीका। ठीक है, आओ आपको अगले पॉइंट पे लेके आता हूं बच्चे लोगों। और अगला पॉइंट हमारे पास में आया, सर रिजर्व एंड सरप्लस का ऑडिट कैसे करेंगे। आइए फटाफट से मेरे साथ देखना। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहला पॉइंट बच्चों एग्जिस्टेंस में मुझे क्या देखना है, सबसे पहले ट्रेस एंड टैली करना द ओपनिंग बैलेंसेस टू द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बराबर से बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस का ओपनिंग बैलेंसेस अपने को देखना पड़ेगा। कंप्लीटनेस का मतलब ट्रेस द मूवमेंट ऑफ सरप्लस एंड डेफिशिएंट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर अंडर ऑडिट। तो कंप्लीटनेस का एग्जिस्टेंस का मतलब एग्जिस्ट कितना कर रहा है, ओपनिंग बैलेंसेस देख लिया। कंप्लीटनेस का मतलब इस साल में कितना ऐड हुआ, कितना वापस लेस हुआ, वो सारा हमने देख लिया। अब वैल्यूएशन कैसे करना चाहिए बच्चे लोगों, इफ डिविडेंड टू होल्डर्स टू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आर प्रपोज और डिक्लेयर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, an entity should be not recognize those dividend as a liability as on the balance sheet date, or utilization of security premium account could be done only for limited purpose, जो अपन ने सेक्शन 52 में पढ़े। तो हमने कहा सर वैल्यूएशन में ये कहां से आया बच्चों, अपन रिजर्व एंड सरप्लस देख रहे हैं। सुनना, अपने को पता है कि वैल्यूएशन कैसे होता है साल भर में। जैसे सपोज करो कि आपने प्रीमियम लिया, तो प्रीमियम बकायदा आपका रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट हो जाएगा एक जगह पे जाकर के। साल भर के जो भी पीएनएल के बैलेंसेस आपके आ गए, ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले अगर आपने कुछ रिजर्व में ट्रांसफर किया रहेगा वो इसके बैलेंस में आ जाएगा, ऐड हो जाएगा ना आकर के। तो वैल्यूएशन में अपन सारी चीजों को चेक करेंगे बराबर से। देन यूटिलाइजेशन कहां कहां हुआ है वो भी अपने को चेक करना पड़ेगा। तो साल भर में जो जो ट्रांजेक्शंस आपने किए, जहां जहां आपका रिजर्व यूज होता है बच्चों, इतनी सारी जगह, चाहे बायबैक हो चाहे कुछ भी हो, वो सारा चेक होकर के फिर हम चेक कर पाएंगे कि वैल्यूएशन कितना है। और डिस्क्लोजर के लिए तो आपको पहले भी कहा था कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 याद करके जाना पड़ेगा कि रिजर्व एंड सरप्लस बेसिकली डिस्क्लोज कैसे होते हैं। बहुत छोटे से पॉइंट में इंक्लूड है बच्चों, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के हिसाब से आता है कई बार, जो है बच्चों बोरिंग्स। अब बोरिंग्स के लिए अगर जैसे एग्जिस्टेंस देखना है कि सच में कितनी है, एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स देखने चाहिए बच्चों, यहां से देखना। सबसे पहला अपने को देखना चाहिए बोर्ड मिनट्स। देखो बट ऑब्वियस है बोरो किया है तो बोर्ड मीटिंग ने नया लेंडिंग एग्रीमेंट अप्रूव किया होगा, ठीक है। सेकंड नंबर के ऊपर बच्चों अपने को लोन एग्रीमेंट जो है उसका डिटेल चेक करना चाहिए, सिंपल है। तीसरा रोल आउट एंड ऑब्टेन इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बोरोवर बच्चों, लेंडर से ऐसे 505 के हिसाब से थर्ड पार्टी कंफर्मेशन लगाओ। देखो सिंपल पॉइंट है, सबसे पहले बोर्ड मिनट्स देखो कि लेंडिंग एग्रीमेंट्स प्रॉपर है कि नहीं है, मतलब प्रॉपर अप्रूव किया होगा ना। सेकंड नंबर के ऊपर चूंकि बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं तो लोन एग्रीमेंट चेक करो। थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन बच्चों ऐसे 505 के थ्रू मंगवा लो, ठीक है। बाय चांस एग्री डिटेल्स ऑफ लीज या हायर परचेज क्रेडिटर है तो उनके भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट्स हम लोग चेक कर सकते हैं बच्चे लोगों, आप लोग जानते हो अच्छी तरह से।
ठीक है। फिर बच्चों अगर डिबेंचर है, बोरोइंग में डिबेंचर्स भी तो है, तो डिबेंचर के लिए डिबेंचर ट्रस्ट डीड अपने को देख लेना चाहिए, जिससे रेस्ट्रिक्शन, कंप्लायंस, कितना सिक्योरिटी है, वो सारा कुछ अपने को पता लग जाएगा। ठीक है। अगर एंश्योर दैट डिस्चार्ज इज रिसीव ऑन एसेट रिक्वायरिंग डेप्ट इज रिटायर, अगर कोई डेप्ट का पेमेंट हो गया बच्चे लोगों, तो एसेट डिस्चार्ज हुई कि नहीं, उसका सर्टिफिकेट क्या है, वो अपने को चेक कर लेना चाहिए। फिर बच्चों मैनेजमेंट से अपने को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऐसे 580 में ले लेना चाहिए कि सारी लाइबिलिटीज जो है उनको प्रॉपर तरीके से आपने रिकॉर्ड किया है, रिप्रेजेंट ए वैलिड क्लेम बाय द लेंडर, और उनका जो क्लेम पेमेंट करने का वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चों, उसमें ये सारी चीजें अपने को बेसिकली देख लेनी चाहिए। दो ऐसे का इस्तेमाल जरूर कर लो, 505 लगा दो, 580 लगा दो, तो अपना आंसर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है। अब इसमें अगर कंप्लीटनेस पे लिखने के लिए आ गया, भाई कंप्लीटनेस कैसे चेक करूंगा, ठीक है, सारी चीजें आ गई है, तो एक शेड्यूल आप मैनेजमेंट से ले लो जिसमें सारे शॉर्ट टर्म बराबर से और जो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है उनका सारा डिटेल आ जाए, ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस, साल भर में कितने लिए कितने दिए, उसका एक शेड्यूल अपने को मैनेजमेंट से ले लेना चाहिए। ठीक है। फिर बच्चों एक और काम करना चाहिए, सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन, मतलब साल का खत्म होने के बाद जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, वो चेक कर लेना चाहिए कि भी कुछ पेमेंट्स किए होंगे तो इसका मतलब पहले से लोन लिया होगा तब आपने पेमेंट किया है, वो सब चेक करना चाहिए। और बच्चों यहां पे भी कंप्लीटनेस के लिए ऐसे 505 का यूज करो, थर्ड पार्टी से डायरेक्ट कंफर्मेशन आप ले सकते हो, तो पूरे अमाउंट का वहां एग्जिस्टेंस चेक कर रहे थे, यहां चेक कर रहे थे कि सारा अमाउंट कवर हुआ है कि नहीं हुआ है बच्चों, तो ये अपना कंप्लीटनेस चेक हो जाएगा। ठीक है। फिर एक बड़ा पॉइंट आता है सर वैल्यूशन कैसे चेक करें, ये आप देख सकते हो वैल्यूशन के इतने सारे पॉइंट्स यहां पे कवर है। डिस्क्लोजर तो अपना झंझट है ही नहीं यार, वो तो शेड्यूल 3 है, असल खेल यहां पे बचे लोगों। तो वैल्यूशन के पॉइंट्स देखिएगा, क्वेश्चन में आपको देके रखेंगे कि वो आपसे एग्जिस्टेंस पूछ रहे हैं कि वैल्यूशन पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं, वैल्यूशन देखना। अमाउंट कैसे चेक होगा, सबसे पहले बच्चे लोगों डिटरमाइन दैट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेब्ट आर एप्रोप्रिएट। ठीक है, कि जो एंट्रीज करने का हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी है बोरोइंग्स की वो बिल्कुल प्रॉपर है। अगेन बच्चों इसके लिए अपने को लोन एग्रीमेंट चेक करना पड़ेगा, लोन के बैलेंसेस वगैरह पता लग जाए। ठीक है। फिर रिकम्प्यूट करना चाहिए इंटरेस्ट और डिस्काउंट या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वगैरह। भाई बोरोइंग्स है ना, तो आप जानते हो कि बोरोइंग्स का मतलब हो गया कि पैसा जो उधार पे लिया उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। फिर डिस्काउंट भी हो सकता है इसके अंदर, या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देना पड़ सकता है डिबेंचर्स को, उसका कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन ऑफ द अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट, सिंपल सी बात हो गई। चेक द क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, अगर फॉरेन करेंसी लोन है बच्चों तो एक्सचेंज रेट भी अपने को चेक करनी पड़ेगी वैल्यूशन के लिए। अच्छा, ड्यू डेट क्या है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की, पेमेंट की जो ड्यू डेट होती है। वेरीफाई करना करेक्टनेस ऑफ सच अमाउंट इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट फॉलिंग ड्यू विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ हैव बीन डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लॉन्ग टर्म लोन है तो अगले 12 महीने में जो किस्त ड्यू हो रही है आपकी इंस्टॉलमेंट, वो बराबर से उसकी एंट्री हुई कि नहीं हुई है। अच्छा, डेप्ट एग्रीमेंट में क्या कोई रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन लगा रखी है क्या हमारे ऊपर, वो भी चेक करना चाहिए। एग्जामिन करना इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट एंड द डॉक्यूमेंट इफ एनी एविडेंसिंग चार्ज इन, बच्चों को चार्ज एसेट को अपन ने मॉर्गेज किया रहेगा, तो सर अपन यहाँ चेक क्या कर रहे हैं बच्चों, वैल्यूशन चेक कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो चार्ज जो रखा जाता है वो आप जानते हो हमेशा जितना लोन अमाउंट होता है प्लस इंटरेस्ट अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए, लॉ में आपने पढ़ा हुआ है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको चेक करना चाहिए। अगर कहीं पर भी सिक्योरिटी का वैल्यू फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ लोन है, एग्जामिन करना कि भाई लोन को सिक्योर्ड मानना है कि अनसिक्योर्ड में डालना है कि कैसे क्लासिफाई करना है, देखना पड़ेगा। अच्छा, हायर परचेज पर तो हायर परचेज एग्रीमेंट चेक करो। बच्चे लोगों रेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए AS18 अपने को यूज करना चाहिए, इंड AS24 है। रेटेड पार्टीज का मतलब क्या, अगर बोरोइंग्स हमने लिया है कोई भी रेटेड पार्टी, कंपनी की होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, डायरेक्टर, उसका रिलेटिव, को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, वेरीफाई वेदर लाइबिलिटीज टुवर्ड्स बैंक इन रेसिप्ट ऑफ, जैसे बिल डिस्काउंटेड कराया, बिल नेगोशिएट कराया, चेक डिस्काउंटेड कराया, तो करेक्टली बच्चों डिस्क्लोज है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ठीक है। अगर अमाउंट बोरो किया तो कंपनी के बोरोइंग्स पावर के अंदर ही है ना, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम देखो। ठीक है। फिर बच्चे लोगों वेरीफाई दैट कंपनी ने जो 180 में रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, याद है 181C, सिक्योरिटी प्रीमियम और पेड अप कैपिटल से ज्यादा आप नहीं ले सकते हो, फ्री रिजर्व से ज्यादा, तो वो फॉलो हुए कि नहीं हुए, मतलब उसको लेने के लिए आपको रेजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे। ठीक है। फिर पर्पस चेक करना चाहिए बच्चों किसके लिए बोरोइंग किया है। वेदर द एंटिटी हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट, बच्चे लोगों एग्जामिन वेदर द डायरेक्टिव्स इशूड बाय RBI फॉलो हुए कि नहीं हुए बच्चों। आप जानते हो 73 से 76 में अपने डिपॉजिट के प्रोविजन पड़े हुए हैं, तो वो फॉलो हुए कि नहीं हुए, ये चीजें अपने को चेक कर लेनी चाहिए जब आप देख रहे हैं यहां पे इनका वैल्यूशन या फिर अमाउंट।
ठीक है, बराबर। तो कंसेप्ट वाइज सारे पॉइंट आपको यहाँ दे रखे हैं, इनमें से मेजर पॉइंट आपको याद करके जाने चाहिए, बहुत आराम से लिख सकते हैं आप लोग इन पॉइंट्स को। तो ऐसे बच्चों बोरिंग्स का पॉइंट एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिस्क्लोजर तो भाई अपना वही शेड्यूल 3 अपने को याद करके जाना है, बच्चे लोगों को ध्यान में रखोगे कि कैसे इसका डिस्क्लोजर होता है। खत्म, बोरिंग्स का काम भी हो गया। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो है हमारा एक शानदार पॉइंट, ट्रेड रिसीवेबल कैसे चेक होगा भाई। आ जाओ बच्चे लोगों, चेक करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। अब देखो सेम अपना ट्रेड रिसीवेबल के लिए क्या बोला है, मस्त तरीका है बच्चों। ऑडिट प्रोसीजर फॉर एग्जिस्टेंस कैसे चेक करूं कि भाई ट्रेड रिसीवेबल है कि नहीं। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब बच्चों कॉमन लैंग्वेज में जिसको अपन बोलते हैं डेटर्स, जिनसे अपने पास में पैसा आने वाला है सर, आने वाला है। आ जाओ भाई चेक कर लेते हैं। आज मोबाइल तो हमारा चार्ज हो ही नहीं रहा है बच्चों, पता नहीं क्या ही हुआ है, आज तो बेचारा चार्ज ही नहीं हो पा रहा है। चलिए तो चेक करना वेदर देर आर कंट्रोल इन प्लेस टू एंश्योर दैट, बच्चों सुनना सुनना सुनना, ट्रेड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मस्त पॉइंट लिखा है यहां पे, देखना कहीं इनवॉइस को तुमने एक बार से ज्यादा तो नहीं शो कर दिया है। इनवॉइस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड मोर देन वंस, एक ही इनवॉइस 2 बार आ गया हो बच्चे लोगों, डबल ट्रेड रिसीवेबल दिख रहे हैं, ठीक है। आस्क पीरियड एंड अकाउंट्स रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट माननी चाहिए, है ना। एंड ट्रेस द बैलेंसेस एज पर द रिपोर्ट ऑफ द जनरल लेजर। एजिंग रिपोर्ट क्या होता है बच्चे लोगों, जिन डेटर को एक लॉन्ग टाइम निकल चुका है, पता नहीं लग रहा है पैसा वसूल होगा कि नहीं होगा, तो एजिंग रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए एग्जिस्टेंस के लिए। फिर बच्चे लोगों चेक करना चाहिए कि जो रियलाइजेशन आपने किया वो इनवॉइस वाइज ही हुआ है ना, फर्स्ट इनवॉइस आया उसका पहले पेमेंट किया, सेकंड का बाद में किया, ऐसा उससे एग्जिस्टेंस चेक हो जाएगी। अगर कोई लार्ज बैलेंस बहुत लॉन्ग टाइम से है तो रीजंस पूछने चाहिए, जस्टिफिकेशन के भाई इतना टाइम से पैसा क्यों ड्यू पड़ा है, अभी एजिंग में चला जाएगा। और डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर ऐसे 505 तो आपको हर हाल में लिखना ही लिखना है बच्चों, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। तो बहुत आराम से एग्जाम के हिसाब से अच्छा पॉइंट है, आपसे पूछ लेंगे एग्जिस्टेंस बताओ, तो भैया कहीं कोई इनवॉइस को डबल तो नहीं रिकॉर्ड कर लिया है, एजिंग रिपोर्ट चेक कर लेना चाहिए। फिर रियलाइजेशन जो है वो इनवॉइस वाइज ही हो रहा है ना, बराबर से। लंबा अगर कोई बैलेंस काफी टाइम से ड्यू है तो भाई उसके रीजंस पूछ लो, और थर्ड पार्टी से डायरेक्ट कंफर्मेशन ले लो, इससे एग्जिस्टेंस चेक हो जाएगा। अब बच्चों आया कंप्लीटनेस कैसे चेक करें भाई, सारे ट्रांजैक्शन वहां इन्वॉल्व हो गए हैं, तो सबसे पहला कट ऑफ प्रोसीजर लगाओ, इनवॉइस इशू ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द रिपोर्टिंग ईयर। शानदार पॉइंट है बच्चों कंप्लीटनेस। कई बार क्या होता है कि जैसे अपना साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो लास्ट के जो 5 दिन है उनके अंदर कौन कौन से इनवॉइसेस कटे, एंट्री प्रॉपर हुई कि नहीं हुई। ऐसा तो नहीं किया बच्चे इन लोगों ने, बदमाशी क्या करती कि लास्ट के 5 दिन में सेल दिखा दी जम के, ठीक है, उधार पे, और फिर वापस सेल रिटर्न दिखा दिया, जैसे डेटर एक बार तो बहुत हो गए फिर वापस कम हो गए, तो कंप्लीटनेस हुआ ही नहीं इसका मतलब, तो वो अपने को चेक करना चाहिए। टेस्ट इनवॉइस लिस्टेड इन रिसीवेबल रिपोर्ट, बच्चों इनवॉइस और रिसीवेबल की लिस्ट चेक करो। फिर इनवॉइस को शिपिंग डिस्पैच, मतलब अपन देख रहे हैं ना कंप्लीटनेस, मतलब आप समझना कि यार सारे ट्रांजैक्शन आए कि नहीं आए, तो जितने इनवॉइस पड़े उसके हिसाब से शिपिंग कितनी हुई है, डिस्पैच कितने हुए बच्चों, वो चेक करने चाहिए। अच्छा एक्सेस बिल एंड होल सेल्स बिल्स वगैरह चेक कर लो, उससे पता लग जाएगा। रिव्यू करना कितने डिस्काउंट या इंसेंटिव दिए हैं, उससे अपने को आइडिया हो जाएगा कि डिस्काउंट दिया तो मतलब सेल भी हुई होगी। फिर बच्चों क्रेडिट मेमोज आए होंगे, सैंपल बेसिस पे अपन ने जो गुड्स वगैरह इशू किए हैं बराबर, वो प्रॉपर्ली ऑथराइज है कि नहीं है। तो कंप्लीटनेस के लिए ये सारे पॉइंट्स अपने को चेक करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात होगी, ठीक है। फिर बच्चे लोगों कहीं पर भी भाई साहब वैल्यूशन के पॉइंट काफी है, आइए वैल्यूशन के पॉइंट चेक करते हैं। वैल्यूशन कैसे करोगे इनका तो समझना। वैल्यूशन का मतलब हो गया अमाउंट जो लिखा गया है वो प्रॉपर है कि नहीं है रिसीवेबल का। तो सबसे पहला बच्चों रिव्यू करो कि भाई कंपनी डाउटफुल अकाउंट्स कैसे मेंटेन कर रही है, क्या प्रोविजन बना रही है डाउटफुल का, उसी से वैल्यूशन एक्चुअल पता लगेगा। फिर मैंने आपको एजिंग रिपोर्ट कहा था वो देखना चाहिए, डेटर क्रेडिट बैलेंस जो भी है। फिर बच्चे लोगों डेटर जो केसेस चल रहे हैं प्रीवियस ईयर के और इस बार के, उनको कंपेयर करके देख लो, पता लग जाएगा। केसेस मामला डिस्प्यूट में चल रहा है ना, पे करना है कि नहीं करना है। अगर प्रोविजन बनाए हैं अप्रोप्रिएट रेट पे है कि नहीं है बच्चे लोगों, डेप्ट फुल डेप्ट के जो प्रोविजन बनाए हैं। फिर जो राइट ऑफ हो गए भाई, बैड डेप्ट वगैरह हो गए, उनकी क्या एंट्रीज करी है, वैल्यूशन तो उसी से पता लगेगा। अच्छा स्क्रूटनाइज करना, आइडेंटिफाई द डेटर विच अपीयर डाउटफुल लग रहे हैं, मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करो कि भाई साहब ये सिर्फ डाउटफुल ही है, नहीं तो इनको बैड डेप्ट में शामिल किया नहीं किया, क्या सीन है वो पता करो। एक शेड्यूल चेक करना चाहिए मूवमेंट ऑफ बैड डेप्ट का, प्रोविजन अकाउंट एंड डेप्ट रिटर्न ऑफ, and compare the proportion of bad debt expenses to sales in the current year comparison with previous year।
एक पॉइंट तो अपन बच्चों भूल ही गए, एनालिटिकल प्रोसीजर वाला। ऐसे भी तो लगाओ, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना। देखो कुछ गोल्डन पॉइंट है बच्चे लोगों, जितने इस तरह के पॉइंट पढ़ते हो ना, इसमें एक तो ऐसे 505 तो सब में लगाओ यार। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन करेंगे। अच्छा, प्रीवियस ईयर से मैच करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर, इसमें हो गया ना कितना पैसा डूबा। तो बेड डेप्ट और सेल का जो रेशियो है, इतना सेल किया था और इतना पैसा डूबा, 100 में से यार 10 डूब गया। तो करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का मैच करके देख लो ना, या बजट से मैच करके देख लो। तो एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओ सब में। जरूरत पड़ने पे ऐसे 580 भी लगाओ बच्चों। रेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो थर्ड पार्टी कंफर्मेशन हमने लिया, लिख करके आओ ना यार। मार्क्स मिलेंगे तुम लोगों को, 100% मार्क्स मिलेंगे, बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो जो ऐसे तुमने पढ़े हैं पहले, उन सबका इस्तेमाल करो यहाँ पे, सिंपल सी बात हो जाएगी, बराबर। और बच्चों डिस्क्लोजर तो शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको याद करके जाना ही पड़ेगा। अकाउंट्स की लॉ की नहीं था, सॉरी ऑडिट की नहीं, तो अकाउंट्स का बुक उठा लो भाई, उसमें तुमको सब दे रखा है, याद करो उसको, पढ़ के जाना है। और याद कर ही लिया होगा, है ना। अगर पहले भी फर्स्ट ग्रुप दिया है तो भी, और अभी भी फर्स्ट ग्रुप दिया है तो तुमको डिस्क्लोजर तो याद है। चलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेक करते हैं बच्चे लोगों। शानदार हमारा पॉइंट है। आइए, कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या कहता है। अब ऑडिट प्रोसीजर फॉर एग्जिस्टेंस, भाई साहब नकदी नोट पैसा देख रहे हो आप लोग, उसका एग्जिस्टेंस चेक करें। अचानक पहुंचो, सरप्राइज, इफ देर आर मोर देन वन कैश बैलेंसेस ऑल ऑफ देम शुड बी चेक होना चाहिए एज फार एज प्रैक्टिकेबल शो दैट शॉर्टेज अगर वन बैलेंस में बचे लोगों तो नॉट मेड गुड बाय ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम अदर। ऐसा नहीं हो कि एक जगह शॉर्टेज है तो दूसरे से उधर पैसा ट्रांसफर करके गड़बड़ कर दें। तो कैश बैलेंसेस का एग्जिस्टेंस चेक करना हो तो आपको फिजिकली सरप्राइज जाकर के चेक करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जहां पे डिजायरेबल फॉर द कैशियर टू बी प्रेजेंट, कैशियर वहां प्रेजेंट रहना चाहिए। एक बढ़िया काम कर सकते हो बच्चों, साल के एंड में जितना कैश है बोलो बैंक में जमा करवा दो यार तुम। बैंक वाला अपने आप ही काउंट कर लेगा, पता लग जाएगा प्रॉपर एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, समझ गए, है ना। चलो, कंप्लीटनेस कैसे चेक करूं, बहुत आसान है बच्चे लोगों। कैश और कैश इक्विवेलेंट के लिए ऑडिटर शुड टेस्ट एंट्री फ्रॉम द रफ कैश बुक विद दोज इन द कैश बुक, प्रूव दैट एंट्रीज इन द कैश बुक आर करेक्ट। जो रफ कैश बुक है उससे मेन कैश बुक हम मिला करके देख लेंगे, सिंपल है बच्चों, ठीक है। फिर परफॉर्म अ कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस फॉर कंपाइलिंग समरी ऑफ टोटल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट ईच मंथ और एनालाइजिंग द ट्रेंड चेक कर लेंगे। भाई हर साल के अंदर हर महीने में कितना कैश रिसिप्ट और कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारा, कितना पेमेंट हो रहा है, उसको उसका एक समरी निकाल लो और हर महीने का ट्रेंड देख लो कि हाँ भाई कभी आता है नहीं आता है, क्या सीन है, कब ज्यादा आता है रिसीव, कब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, क्या सीन है, बराबर से। बच्चों बैंक से मेंटेन करने के लिए बीआरएस बनाओ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप लोग सब जानते हो। और डायरेक्ट कन्फर्मेशन कर सकते हो, किससे कर सकते हो, बैंक से भी कर सकते हो, कैश है ना, थर्ड पार्टी से भी कर सकते हो, क्या दिक्कत हो रही है। तो कंप्लीटनेस सारे ट्रांजैक्शन आए कि नहीं आए उसके लिए अपने को ये चीजें चेक कर लेनी चाहिए कैश और कैश इक्विवेलेंट में। सर वैल्यूएशन कैसे करें, अरे छोटा सा पॉइंट देखो, वैल्यूएशन इस बार तो इतना छोटा है, कुछ है ही नहीं। वैल्यूएशन कैसे करें, ऑडिटर इंश्योर करे दैट ऑल बैंक अकाउंट होल्डिंग फॉरेन करेंसी जो है बीन रीस्टेटेड एट द क्लोजिंग एक्सचेंज रेट होना चाहिए एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। तो वैल्यूएशन पता लग जाएगा कि भी अगर फॉरेन ट्रांजैक्शंस है तो जो भी क्लोजिंग रेट का है उसके ऊपर ही वैल्यूएशन किया हुआ है, सिंपल सी हमारी बात है। और डिस्क्लोजर तो आपको मैंने कहा ही था, कंपनीज एक्ट के हिसाब से अपने को देखना ही पड़ेगा, शेड्यूल 3 के हिसाब से। छोटा सा पॉइंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट खत्म हो गया, ठीक है। कुछ है ही नहीं करने को इसके अंदर, तो छोटे छोटे से पॉइंट है बच्चे लोगों, बहुत आराम से लिखने वाली चीजें। कुछ कुछ जगह ही थोड़ा सा भेजा लगाना पड़ेगा, खोपड़ी लगाना पड़ेगा, बाकी चीजें आसान है, ठीक है। जैसे एक जगह खोपड़ी लगानी पड़ेगी भाई साहब जिसका नाम है इन्वेंट्री। सर क्या आप बात कर रहे हो, हाँ जी, इन्वेंट्री में तो खोपड़ी लगानी पड़ेगी भाई साहब। क्या खोपड़ी लगानी पड़ेगी, आइए चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले इसमें भी एग्जिस्टेंस देखना पड़ेगा, भाई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आपको मस्त बात बताऊं बच्चों, चूंकि इन्वेंट्री आया है तो दिमाग में लाओ ऐसे 501 अपन इस्तेमाल करते हैं ना भाई, AS2 भी इस्तेमाल करते हैं, सबको ले आओ, है ना। तो एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए सबसे पहले एंटिटी का प्लान की इन्वेंट्री काउंट का उनका तरीका क्या है, बराबर। जो गुड्स कंसाइंड है वो सेग्रीगेट कर दिए गए, जो हमने कंसाइनमेंट पे भेज रखे हमारे पास कंसाइनमेंट पे आ रखे हैं, ठीक है। फिर जो मैनेजमेंट इन्वेंट्री काउंट करेगा उसमें हम प्रेजेंट रहेंगे, ऐसे 501 भी कहता है कि अपने को ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ठीक है बच्चों। फिर कंफर्म और इन्वेस्टिगेट एनी इन्वेंट्री जो थर्ड पार्टी के पास पड़ा है, 501 में तुमने पढ़ा हुआ है।
थर्ड पार्टी के पास जो गुड्स पड़े हैं कंफर्मेशन ले लो, वैल्यूएशन पे नहीं लेते अपन, नॉर्मली क्या लेते हैं क्वांटिटी के ऊपर और किस तरह का उसका क्वालिटेटिव कंडीशन क्या है उसके ऊपर कंफर्मेशन ले लो बच्चों। कई बार अगर वहां किसी सीए को भेज सकते हैं तो भेज करके चेक करवा लो, ठीक है। फिर बच्चों कट ऑफ टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट जो 5-10 हमारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं शिपिंग बिल से वगैरह मिला करके हम लोग देख लेते हैं, वो अपने को करना चाहिए। और स्टॉक शीट अपने को देख लेनी चाहिए बच्चों, प्रॉपर जो स्टॉक शीट है जिसमें सारी डिटेल दे रखी है, इससे अपने को पता लग जाएगा कि हाँ भाई जो बुक्स में लिखा हुआ है सच में वो स्टॉक एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है बच्चे लोगों कंप्लीटनेस कैसे चेक करें कि यार उस साल के सारे आइटम आपने इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटनेस, सब चीजें आगे कुछ भी छूटी नहीं है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर इस्तेमाल करो बच्चों लोगों, उसके लिए कंपैरिजन कर लो, रेशियोज निकाल करके चेक कर लो, ठीक है, ये अपन कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्वेंट्री सच एज वेटेड एंड अदर मेजरमेंट, ये तो इसी से कनेक्टेड हो गया, बराबर से वेटेज वगैरह के हिसाब से अपन ने इन्वेंट्री को चेक कर लिया। अच्छा, परफॉर्म परचेज एंड सेल्स कट ऑफ टेस्ट कर लो बच्चे लोगों, क्योंकि स्टॉक का सीधा इंपैक्ट परचेज या सेल पे जाएगा, उसको चेक करके देख लो इस ईयर में कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना स्टॉक निकला, पता लग जाएगा। With respect to tagged inventory, perform test for omitted transaction and test for invalid transaction, ठीक है ना बच्चे लोगों। कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जो आप भूल गए या इनवैलिड हैं जो, उनको चेक करो। वेरीफाई करो क्रेलिकल और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, जो इन्वेंट्री की लिस्टिंग हुई है प्रॉपर, उसमें कहीं अर्थमेटिकल कोई एरर तो नहीं रह गया बच्चों, चेक कर लेना चाहिए। अच्छा, फिजिकल इन्वेंट्री विद परपेचुअल रिकॉर्ड जो हमने मेंटेन है वो चेक कर लो। फिजिकल काउंट को जनरल लेजर से चेक कर सकते हो। रिकंसाइल इन्वेंट्री विच बिलोंगिंग टू क्लाइंट बट आर हेल्ड विद थर्ड पार्टीज लाइक ट्रांसपोर्टर के पास हमारे गुड्स पड़े हुए हैं, या गुड्स रिसीव हमारे पास जो कंसाइनमेंट पे हुए हैं उनको हमको अपने गुड्स से अलग रखना है, भाई हमारी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है, किसी और के गुड्स हमारे पास कंसाइनमेंट पे पड़े हुए हैं बच्चों। तो अपने को कंप्लीटनेस के लिए कि सारी चीजें प्रॉपर उस साल की उसमें आ गई हैं, उसके लिए इन सारे पॉइंट्स को हमको चेक करना चाहिए, बराबर से। अब बच्चे लोगों यहां एक पॉइंट और बहुत बढ़िया आया कि राइट एंड ऑब्लिगेशंस अपने को देखना है कि इन्वेंट्री हमारी, हमको अपना राइट देखना है कि हम इन्वेंट्री के मालिक हैं। तो सबसे पहले बच्चों परचेस किया होगा तो बट ऑब्वियस है परचेस का डॉक्यूमेंटेशन चेक करो, वाउचर आपके पास में होगा, ठीक है। फिर जो गुड्स कंसाइनमेंट के ऊपर है उनको चेक करो, एग्जामिन करो क्लाइंट के साथ में हमारा कोरस्पॉन्डेंस हुआ होगा जब हमने माल को बेचा होगा, बराबर से रिसीवेबल वगैरह मिले होंगे या परचेस किया तो परचेस डॉक्यूमेंट होगा, बराबर से। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ कोलेटरल एग्रीमेंट्स हमारे पास पड़े होंगे, अगर कोई सिक्योरिटी पे हमने गुड्स को दे रखा है चार्ज के ऊपर तो वो हमको पता लग जाएगा। कंसाइनमेंट एग्रीमेंट बार बार आ ही रहा है बच्चे लोगों, चाहे हमने दिया है हमारे पास में आया ऐसा कुछ। अच्छा, रिव्यू करो मटेरियल परचेज कमिटमेंट्स को, एग्जामिन इनवॉइसेस जो भी हुए तो ओनरशिप पता लग जाएगी, और ऑब्टेन कंफर्मेशन फॉर सिग्निफिकेंट आइटम ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। अब इसमें आप थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ले सकते हो, तो इससे हम ये पता लगाना चाह रहे हैं भाई साहब कि हम ही मालिक हैं। तो नॉर्मली भी सोचो ना यार, स्टॉक के मालिक हम हैं, तो उसके लिए मुझे करना क्या चाहिए बच्चों, मुझे परचेज बिल देखना चाहिए सबसे पहले, तो पता लगे कि स्टॉक के मालिक हम ही हैं। फिर जो सप्लायर है उस सप्लायर से थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ले लो कि हाँ भाई हमने खरीदा है, ठीक है, तो पता लग जाएगा। अगर गुड्स हमारे पास कंसाइनमेंट पे, हमने कंसाइनमेंट पे दिए हैं तो कंसाइनमेंट एग्रीमेंट के भी गुड्स वहां पड़े हुए हैं, लेकिन मालिक हम है, किसी और के गुड्स हमारे पास है तो उसका प्रूव हो जाएगा कि भाई वो ओनर है, हम नहीं है। गुड्स अगर हमने स्टॉक फ्लोटिंग चार्ज पे देके रखते हैं, आप लोग जानते हो, तो कोलेटरल एग्रीमेंट्स हमने कोई लोन वोन का एग्रीमेंट कर रखा होगा, वो चेक कर लेना चाहिए जिससे पता लग जाए कि गुड्स के मालिक हमें। बहुत कॉमन पॉइंट बच्चे लोगों इसमें आप लिख करके आ सकते हो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में, ठीक है। अब बच्चों स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है भाई साहब, इसके लिए बहुत जबरदस्त तरीका हमारे पास में है। अब अगर आप लोगों ने कॉस्टिंग पड़ी हुई है तो आपको ध्यान रहेगा कि आइदर फीफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड जो है वो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये। अब इसमें अलग अलग तरीके हैं बच्चे लोगों, जैसे रॉ मटेरियल के लिए अलग है, WIP के लिए अलग है और फिनिश गुड्स के लिए अलग अलग है। ये एग्जाम के हिसाब से कई बार इंपॉर्टेंट भी हो जाता है बच्चों। वैल्यूएशन बताओ कैसे चेक करोगे आप स्टॉक का, तीनों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे अपने को। अब रॉ मटेरियल की अगर देखना है बच्चों तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड है, जो भी अपने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज हो रही है इनटू बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, बराबर, इफ स्टैंडर्ड कॉस्ट आर यूज बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, बराबर से। टेस्ट चेक कर लो कॉस्ट प्राइस यूज विद द परचेज इनवॉइस जो हमारे पास में पड़े हुए होंगे बच्चों।
फिर फॉलो अप करो वैल्यूएशन ऑफ ऑल डैमेज या जो ऑब्सोलेट इन्वेंटरीज है उसको अपन लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसको एनआरवी के ऊपर ही अपन शो कर रहे हैं चीजों को। तो रॉ मटेरियल के लिए सबसे पहले बच्चे लोगों एलिमेंट ऑफ कॉस्ट उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है बराबर से टेस्ट चेक करके देख लो कुछ चीजों का। डैमेज या ऑब्सोलेट गुड्स की कैसे एंट्रीज कर रहे हो, उसको कैसे हटा रहे हो, चेक कर लो, रॉ मटेरियल पता लग जाएगा। आप डब्ल्यूआईपी में देखना पड़ेगा कौन सी स्टेज के ऊपर गुड्स है अभी बराबर, कितने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड है, सेम चीज अपने को देखना है। इसमें भी अपने को वेस्टेज चेक करना पड़ेगा कि भी एक्सक्लूड करना है अपने को, कोई भी अबनॉर्मल वेस्टेज वगैरह हुई तो इसके वैल्यूएशन में शामिल नहीं होनी चाहिए। बराबर से फिर बच्चों हम लोग पहुंच गए तीसरे नंबर पे यार, फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स एंड गुड्स फॉर रीसेल का क्या सीन है। आ जाओ भाई, सबसे पहला इंक्वायरी करना व्हाट कॉस्ट आर इंक्लूडेड, अगेन वही है कितनी कॉस्ट पड़ी है। फिर इंश्योर दैट इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन है बच्चों वो तो अपने को पता ही है AS2 के हिसाब से कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे करना है, तो फिनिश गुड्स में तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो तुमको अच्छी तरह से आता ही है। बाकी दो बस थोड़े से पढ़ के, और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर आप कॉस्टिंग पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये सारे एलिमेंट्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है, तो बहुत आराम से आप वैल्यूएशन का पार्ट जो है वो करके आ सकते हो, दिक्कत ही नहीं है। और डिस्क्लोजर अगेन हमारा जाने वाला है बच्चों एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो आप हमेशा से ध्यान रखने वाले हो वो यहां पे भी ध्यान रखोगे बराबर। क्लियर हुआ। चलिए अगला बैलेंस शीट का आइटम जो हमारे पास में आ रहा है भाई, वो आ रहा है बहुत फेमस, फिर से एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो बोरोइंग्स हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, स्टॉक हो गया, पीपी हो गया, ये सारे मेन पॉइंट्स जाते हैं बच्चों जिनकी चीजें आपको पढ़ करके जानी चाहिए। सर पीपी में क्या करें, और आप देख रहे हो बहुत वन शॉट रिवीजन है भाई, सुपर फास्ट स्पीड में आपको मैं रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि समय अब आपके पास में कम है, तो अपन कोशिश कर रहे हैं भाई धड़ाधड़ चीजों को ओपन कर ले कि अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी आ जाइए। अब उसके बाद में आता है पीपी के अंदर क्या आया, इट इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्चर्स, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, आप लोग जानते हो सब चीजें इंक्लूडेड है। हमेशा की तरह बच्चों एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेंगे भाई, सबसे पहले तो बढ़िया चीज है, पहला पॉइंट कितना सिंपल यार, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो बच्चे लोगों बराबर से। उसके अलावा फिजिकल वेरिफिकेशन के अलावा वर्कशीट बनी हुई होगी जहां डिटेल होगी लिस्ट उनकी, वहां से चेक कर लो। एग्जामिन एविडेंस ऑफ एप्रोप्रिएट सुपरविजन ऑफ दोज परफॉर्मिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीपी है, तो चलो ठीक है, मेनली फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ वर्कशीट या रजिस्टर आपको चेक करना चाहिए। कंप्लीटनेस के लिए तो बच्चों बहुत सिंपल तरीका है, साल के शुरुआत में कितना पड़ा था, कितना इस साल खरीदा, कितना बेचा, एसेट को, प्लांट मशीनरी जो भी कुछ है, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा था अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पीपी शेड्यूल अपने को चेक कर लेना चाहिए। सर इसमें क्या करें, वो तो वैल्यूएशन में भी आएगा वैसे डेप्रिसिएशन वगैरह का, इसमें तो कितना ऊपर वाले का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी वो चेक कर लेना चाहिए। अच्छा, कॉस्ट ऑफ पीपी के लिए AS10 यूज होता है, वो चेक करना चाहिए। फिर बच्चे लोगों को इंश्योर करना कि मैनेजमेंट हैज एक्यूरेटली रिकॉर्डेड द डिलीशन ऑफ पीपी, है ना, और जो भी उसका प्रॉफिट या लॉस आया होगा उसको प्रॉपर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उन्होंने एंट्री किया होगा, ये भी तो अपने को करना पड़ेगा ना। तो ये तरीका अपने को कंप्लीटनेस के लिए देखना है। अब वैल्यूएशन कैसे देखा जाएगा बच्चों, फिक्स आइटम सबसे पहला तो डेप्रिसिएशन प्रॉपर चार्ज है कि नहीं है। ठीक है, ये देख लेना कि एसेस द डेप्रिसिएशन मेथड जो है वो उस एसेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए सही है कि नहीं है। भाई जो डेप्रिसिएशन का मेथड आइदर डब्ल्यूडीवी ले रहे हैं या अपन फिक्स मेथड ले रहे हैं, वो एनटीडी के यूज के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए सही है कि नहीं, वो ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा बच्चों अगर हमारे पास में इंटेंजिबल एसेट वगैरह भी अगर है तो AS28 भी हमारे लिए काम आएगा। वेदर मैनेजमेंट हैज डन इम्पेयरमेंट असेसमेंट टू डिटरमाइन वेदर आइटम ऑफ पीपी इज इम्पेयर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ AS28 है कि नहीं, तो AS28 का इसमें रेफरेंस अपने को वैल्यूएशन में लेना चाहिए बच्चे लोगों को, ध्यान में रखोगे बराबर से। नाउ अब इसमें भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आएगा ही आएगा, तो एसेट के मालिक हम हैं कि नहीं है बच्चे लोगों, तो सबसे पहले जैसे बिल्डिंग वगैरह है तो या मशीनरी वगैरह है तो परचेज इनवॉइस हो गया, लीगल टाइटल हमारे पास होगी। ठीक है, बाई चांस कहीं से हमने खरीदी है तो कन्वेंस या सेल डीड होगी हमारे नाम से, वो चेक कर लेनी चाहिए बराबर से। नहीं तो अच्छा बच्चे लोगों ओरिजिनल टाइटल डीड हमको चेक करनी चाहिए। बाई चांस अगर टाइटल डीड कहीं थर्ड पार्टी के पास मॉर्गेज पड़ी हुई है तो थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ले लो। ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट मैनेजमेंट
फॉर ऑब्टेनिंग अ कन्फर्मेशन फ्रॉम रेस्पेक्टिव लेंडर। मैंने कहा ना, अगर बाई चांस हमारी एसेट जो है वो कहीं पे चार्ज पे पड़ी हुई है तो थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन लगाओ ना भाई कि हाँ हमारी एसेट आपके पास पड़ी हुई है, बराबर, वो हमको बता दे। अगर ओरिजिनल टाइटल डीड नहीं है तो जो एसेट सिक्योरिटी पे पड़ी है थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन ले लो। उसके अलावा बच्चे लोगों को रजिस्टर ऑफ चार्जेस देख लो ना, उससे आइडिया लग जाएगा, और रजिस्ट्रार के पास भी एंट्रीज है उसकी, तो वो सारी चीजें हमको देख लेनी चाहिए। ठीक है, तो रजिस्टर ऑफ चार्ज सेक्शन पढ़ते हो आप लोग 77 से 87 कंपनी लॉ में आपने पढ़ा हुआ है, उसमें है चार्ज का रजिस्टर, चेक कर लो, सिंपल सी बात हो गई। और बच्चों डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट तो शेड्यूल 3 है ही है हमारे पास में, तो बहुत आराम से हमारा पीपी के सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो सकते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। यस, चलिए जी। अब बच्चे लोगों अगला पॉइंट हमारे पास में जो आ रहा है वो आ रहा है इनटेंजिबल एसेट। अच्छा, एक चीज इसमें देख लेते हैं, इनटेंजिबल एसेट हम लोग देखने जा रहे हैं भाई। और अच्छा, यहाँ हमारा कुछ कुछ लाइब्रेरीज के पॉइंट अब चालू हो जाएंगे, कुछ पॉइंट्स में देख रहा था यहाँ पे, वो फटाफट से देख लूं। चलिए ठीक है, चलिए जी। तो हमारा पॉइंट अगला आया बच्चे लोगों, अरे कितने गया भाई, इनटेंजिबल एसेट। सर इंटेंजिबल एसेट को कैसे देखना, आइए इंटेंजिबल पे भी बात करेंगे भाई, करनी ही पड़ेगी हमको, जरूरी है। आओ देखो, अब इंटेंजिबल एसेट कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब चीजें, तो एग्जिस्टेंस कैसे चेक करें भाई, बहुत सिंपल है। ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर इनटेंजिबल एसेट इज एक्टिव यूज, क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन में, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में, फॉर रेंटल टू अदर, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। बच्चे लोगों अगर हमने कोई ये ले रखी है, कोई भी कॉपीराइट पेटेंट ले रखा है, तो हम सच में उसका क्या यूज कर रहे हैं, क्या गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई में, या हमने किसी और को उसको रेंट पे दे रखा है, क्या वो यूज कर रहा है और हमको रेंट इनकम आ रही है, इससे चेक होगा बच्चों एग्जिस्टेंस। अब कंप्लीटनेस के लिए हमारे पास वही तरीका बच्चे लोगों, साल भर में कितना ओपनिंग बैलेंस स्टार्टिंग का, कितना इस बार हमने और लिया, कितना गया हमारे हाथ से, मतलब टाइम पीरियड खत्म हो गया, बराबर क्लोजिंग बैलेंस कितना पड़ा है। फिर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए फिर से वही चीजें, मूवमेंट इन द इंटेंजिबल एसेट शेड्यूल आपको चेक करना चाहिए। फिर बच्चों यहाँ पे AS 26 काम आता है इसके रिकॉग्नाइजेशन के लिए कि भाई कौन सी स्टेज के ऊपर, कई बार होता है ना रिसर्च स्टेज पे लेना है या फाइनल स्टेज पे लेना है। आगे आ रहा है देखो, बता रहा हूं मैं, वेरीफाई दैट मैनेजमेंट हैज एक्यूरेटली रिकॉर्डेड द डिलीशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट एंड द रिजल्टेड गेन और लॉस जो है वो, जैसे अपने एसेट का भी किया था ना पीपी का, जो भी पीपी वाले पॉइंट ही लिखे हुए हैं, जो खरीदा बेचा है उसकी प्रॉपर एंट्री हुई कि नहीं, उससे प्रॉफिट या लॉस हुआ, सेम यहां पे भी सेम लेना है। हाँ, नया पॉइंट ये बच्चों, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च और ऑन द रिसर्च फेज ऑफ इंटरनल अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज एक्सपेंसेस व्हेन इट इज इनकर्ड। समझ रहे हैं बच्चे लोगों को, समझना, अगर कोई रिसर्च पे खर्चा आपने किया है या रिसर्च फेज के ऊपर अभी हम है इंटरनल प्रोजेक्ट में, तो उसको रिकॉग्नाइज कब किया जाना चाहिए, जब वो एक्सपेंसेस इनकर्ड होगा रिसर्च का, उस वक्त उसको एक्सपेंडिचर में डाल देना चाहिए। वेरीफाई वेदर द एडिशंस अगर कुछ हो रहे हैं तो अप्रूव्ड है बाय ऑथोरिटी, बराबर। Verify whether proper internal procedure were followed prior to finalizing the vendor to procuring item of intangible asset by testing those document on a sample basis। भाई आप यहाँ पे क्या चेक कर रहे हो बच्चे लोगों, हम चेक कर रहे हैं कंप्लीटनेस हुई कि नहीं हुई, पूरा सारे ट्रांजेक्शन आए कि नहीं आए। तो वेरीफाई कर लेना कि भाई जो हमारा इंटरनल प्रोसीजर है, जब भी हम कोई भी एक्वायर कर भी रहे हैं अगर इंटेंजिबल एसेट को, तो उसको प्रोक्योर करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, सैंपल बेसिस पे चीजों को चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो चीजें बच्चों हमको देख लेनी चाहिए। वैल्यूएशन कैसे करें बच्चों, अमोर्टाइजेशन लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन की जगह वर्ड अमोर्टाइजेशन यूज होता है, उसका मेथड कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा पैटर्न है, सेम कंपनी के इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए है कि नहीं। वहां अपन पीपी में देख रहे थे डेप्रिसिएशन, यहां पे अमोर्टाइजेशन लगा दिया, सेम बात है। वेरीफाई वेदर मैनेजमेंट हैज डन एन इंपेयरमेंट असेसमेंट, सेम बात हमारी फिर से आ गई। ठीक है, अब बच्चों राइट एंड ऑब्लिगेशन देखने के लिए तो सीधा सीधा सा है, एक्सपेंसेस के इनवॉइसेस, बराबर, अगर खरीदा है तो परचेस का कॉन्ट्रैक्ट होगा एंटिटी के नाम से, लीगल टाइटल या ओनरशिप हमारे नाम से होगी। भाई ये चीजें अपने को देख लेनी चाहिए राइट एंड ऑब्लिगेशंस के लिए। आई थिंक आपको सारी चीजें अच्छी तरह से पता है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हमारी अभी भी वही है बच्चे लोगों, कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 भाई बार बार आपको बोल रहा हूं, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, पढ़ करके जाना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखने वाले हो। चलिए जी, जैसे रिसीवेबल आया बच्चे लोगों वैसे ही हमारे पास में पेबल भी आ गया, पेबल भी आ गया। आओ देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है,
अगेन बच्चे लोगों सेम हमारा वही पॉइंट आ गया, एग्जिस्टेंस को चेक करेंगे। चेक कंट्रोल इन एग्जिस्टेंस कैसे चेक करूं मैं ट्रेड पेबल की? बच्चे लोगों फिर से वही, सबसे पहला चेक कंट्रोल इन प्लेस टू एंश्योर इनवॉइसेस डज नॉट गेट रिकॉर्डेड मोर देन वंस। याद करो ट्रेड रिसीवेबल में भी अपन ने सेम लिखा था, इनवॉइसेस कहीं डबल रिकॉर्ड तो नहीं हो गए हैं। परचेज यहां पे भी हो सकता है, परचेज के डबल हो गया तो ट्रेड पेबल डबल हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने को एजिंग रिपोर्ट यहां पे भी लेनी है। अरे सेम बच्चे लोगों, जो रिसीवेबल में पड़ा वही तो चीज पेबल के अंदर भी है। वहां अकाउंट रिसीवेबल का एजिंग रिपोर्ट ले रहे थे, यहां पेबल का ले रहे हैं कि जिसको लंबा टाइम हो गया है अभी हमने पेमेंट नहीं किया है बच्चे लोगों, ऐसा कुछ। अच्छा, यहां पे भी ऐसे 505 डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर, जिससे हमने परचेज किया है कि नहीं किया वो देख लो। फिर बच्चों ट्रेड क्रेडिटर टू कंफर्म द बैलेंसेस आइदर एज द डेट ऑफ बैलेंस शीट एज एट एनी अदर सेलेक्टेड डेट विच इज रीजनेबली क्लोज टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। अब ट्रेड क्रेडिटर्स कंफर्म कर लो, टू कंफर्म ट्रेड क्रेडिटर्स टू कंफर्म द बैलेंसेस आइदर एज अ डेट ऑफ बैलेंस शीट की डेट पे बराबर, या और कोई रीजनेबली डेट अगर है तो वहां के अपने क्रेडिटर्स देख ले कि सच में वो क्रेडिटर्स हैं कि नहीं है। भाई अपन क्या देखना चाह रहे हैं कि एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बच्चों, तो अपने को चेक कर लेना चाहिए कि हाँ भाई इतना माल बेचा है तो बट ऑब्वियस है, सॉरी इतना माल खरीदा है तो इतने क्रेडिटर्स होंगे ही होंगे। अब कंप्लीटनेस कैसे चेक होगी बच्चों को? अगेन टेस्ट चेक परचेस करो, सैंपल बेसिस के ऊपर कुछ अकाउंट पेबल लेजर को चेक कर लो, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन यहां पे भी काम आएगी बच्चों, सारे आए कि नहीं आए। परचेज इनवॉइस को गेट एंट्री इनवर्ट, गुड्स आए होंगे ना, तो परचेज इनवॉइस को स्टॉक जो गुड्स आया होगा गेट से तो गेट एंट्री से चेक कर लो, ठीक है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर अगर कोई गुड्स पे करते हैं उसके वाउचर से चेक हो जाएगा बच्चे लोगों। अच्छा, एडवांस रिसीव अगर हुआ, फॉर एडवांस रिसीव ऑब्टेन द कस्टमर वाइज लिस्टिंग अलोंग विद द एजिंग इन द नेचर। अभी एडवांस रिसीव हमको नहीं हो रहा होगा, किसी क्लाइंट से आया जो हम आगे परचेज के काम में ले रहे हैं वो बच्चों यहाँ पे चेक हो सकता है, अपने को ध्यान में रखना है। उसके अलावा इन रिलेशन टू स्टैट्यूटरी ड्यूज लाइबिलिटी प्रिपेयर, अब ये पॉइंट क्यों आ रहे हैं बच्चे लोगों, ऊपर आप देखो हमने पेबल के साथ साथ अदर करंट लाइबिलिटीज भी यहाँ पे यूज किया है, समझ रहे हैं आप? तो अदर करंट लाइबिलिटीज के लिए ये पूरा पॉइंट हमारे पास में आ रहा है। अदर लाइबिलिटीज जैसे एडवांस रिसीव हुआ है बच्चे लोगों, तो जो एडवांस हमारे पास आया वो हमारी लाइबिलिटीज की तरह ही तो है, तो ये पॉइंट हमारा लाइबिलिटी के लिए ना कि क्रेडिटर के लिए, सॉरी अकाउंट्स पेबल के लिए, पूरा क्रेडिटर की जगह वो बोल देता हूं। अच्छा, जो भी हमारे स्टैट्यूटरी ड्यूज लाइबिलिटी है, पीएफ का कंट्रीब्यूशन हमारा बाकी है, कोई टैक्सेस हमारे बाकी हैं, तो उसके लिए भी हमको क्या करना चाहिए, देखो लिखा भी है सेल परचेज या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस वगैरह, तो उसके लिए क्या बुक्स में एंट्रीज वगैरह हैं प्रॉपर है कि नहीं, वो अपने को चेक करनी चाहिए। अब सवाल आता है कि सर इनका वैल्यूएशन कैसे चेक करेंगे? तो अमाउंट अगर चेक करना है तो रिव्यू द प्रोसेस फॉलोड बाय द कंपनी टू आइडेंटिफाई एनी ओल्ड क्रेडिटर बैलेंस या लायबिलिटी नीड टू बी रिटर्न बैक। तो कंपनी का क्या प्रोसीजर है वो चेक करो। फिर एजिंग रिपोर्ट तो यहां पे भी लेनी पड़ेगी जिससे पता लगेगा, ठीक है। चेक दैट राइट बैक इन द लायबिलिटी बैलेंसेस एसेट इज नो लॉन्गर पेबल हैव बीन अप्रूव्ड बाय ऑथराइज्ड मेंबर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। क्या मतलब हुआ बच्चों लोगों? कोई ऐसा बैलेंस है जिसको हमने राइट ऑफ किया हुआ है कि फ्यूचर के अंदर अब इसका पेमेंट नहीं करना है, भाई हमने इसको राइट ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो सीनियर मैनेजमेंट ने उसको अप्रूव किया है कि नहीं किया बच्चे लोगों, ये अपने को चेक कर लेना चाहिए। और बट ऑब्वियस है चेक द रीस्टेटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रेड पेबल अगर है हमारे, तो AS11 के हिसाब से प्रॉपर है कि नहीं है बच्चे लोगों, फॉरेन करेंसी वाले, ये अपने को मेनली चेक करने चाहिए। और डिस्क्लोजर हमेशा की तरह हमारा कहां से होगा, कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 आपको पढ़ के जाना ही जाना चाहिए, ये बच्चों अपने को ध्यान में रखना है। बहुत सिंपल सा हमारा कंसेप्ट है, तो यहां आकर के हमारा ये एक पॉइंट और जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। हाँ जी, नहीं मैं बस ये देखना चाह रहा हूं कि यार एक्सपेंसेस वाले पॉइंट्स हमारे कहां से हैं, क्योंकि वो भी अपने को लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, P&L के आइटम्स हमारे यहां से इन्होंने शुरू किए हैं। चलिए ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, बात समझ में आया आप लोगों को कि यार कैसे करना है अपने को ये। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोगों, और अगला पॉइंट हमारे पास में कौन सा आया भाई, किथे गया? लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट को अगर हमको देखना है बच्चों तो किस तरीके से हम देखेंगे, आइए अब पहले इसको इस पॉइंट को अब हम लोग तैयार कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। चलिए जी शुरू करते हैं। हाँ जी, तो करंट एसेट कहां गई भाई? चलिए भाई,
तो लोन एडवांसेस और अदर करंट एसेट के लिए क्या चेक करना है बच्चे लोगों, तो फटाफट से अपने को पता है यार बहुत अच्छी तरह से कि लोन एंड एडवांसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है। जो भी लोन या एडवांसेस है जो रिलेटेड पार्टीज के साथ में अगर कोई भी डीलिंग किया है, बराबर सिक्योरिटी डिपॉजिट है, कैपिटल एडवांसेस है, या जो अमाउंट रिकवरेबल इन कैश और इन काइंड है फॉर वैल्यू टू बी रिसीव्ड, उसके अलावा बच्चे लोगों को रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस जो आपने एडवांस के अंदर पे किया, वो सारा कुछ इसमें हमारा कवर है। और अदर करंट एसेट की बात की जाए तो इसके अंदर बट ऑब्वियस है जो भी बैलेंसेस हमारा इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास में ऑलरेडी जमा है वो सब इसके अंदर कवर है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई इसका एग्जिस्टेंस कैसे चेक करना है बच्चे लोगों। तो पहला तरीका इन्होंने दिया डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर, बराबर से बिल्कुल वैसा ही जैसा अकाउंट रिसीवेबल में हम कर रहे थे, तो वही तरीका अपन यहां पे यूज कर सकते हैं, बराबर से। तो जो भी चीजें वो अपने को पता लग जाएंगी। तो इन्होंने क्या बोला, सिमिलर टू दोस परफॉर्म टू अकाउंट रिसीवेबल आर शुड बी परफॉर्म विद द ओनली डिफरेंस क्या रहेगा, circulation of direct confirmation in addition to the principal amount interest receivable if any as per the agreed terms between the parties may also included as part of the balance to be confirmed। कि भाई बैलेंस खाली कंफर्म करने की जगह पे ये सारी चीजें भी अपन कंफर्म करवा लेंगे। बहुत सीधा सा तरीका है क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं लोन और एडवांसेस जो हमने दे रखा है, बराबर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यार इसके अंदर कंप्लीटनेस अपने को कैसे चेक करनी है। तो बहुत सारे पॉइंट आपको कंप्लीटनेस के दिख रहे हैं। सबसे पहला, ऑडिटर को करना क्या चाहिए भाई कि एक लिस्ट ले लेनी चाहिए एंटिटी से अबाउट एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स की पूरी लिस्ट ले लो। अच्छा, आप लोन एग्रीमेंट हमेशा चेक करना चाहिए, चाहे लोन दे रहे हैं चाहे ले रहे हैं, लोन एग्रीमेंट बच्चों चेक होगा। फिर अगर लोन और एडवांस मटेरियल है और कहीं पर भी मेमोरेंडम या आर्टिकल के हिसाब से होना जरूरी है, तो मेमोरेंडम आर्टिकल आपको देखने चाहिए कि उसमें परमिसिबल है कि नहीं है, ठीक है। फिर अगर बाई चांस कंफर्मेशन दैट द लोन एडवांस विद इन द कंपिटेंस ऑफ पर्सन हु एडवांस द सेम, कंपिटेंट पर्सन होना चाहिए, बराबर से। फिर अगर कोई ऑब्टेन स्टैट्यूटरी रिटर्न फाइल विद द अथॉरिटीज लाइक जीएसटी रिटर्न वगैरह अगर कुछ है वो चेक कर लेना चाहिए। रिव्यू करना चाहिए कि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो ऑथोराइज है कि नहीं है, बराबर से। और जो भी वैल्यू है वो आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर होनी चाहिए जो रूटीन बिजनेस के अंदर काम में आती है। Now, prepare a reasonability with respect to purchase expenses applying the applicable rate वगैरह बराबर है कि नहीं, जीएसटी पोर्टल से चेक हो जाएगा। भाई एडवांस वगैरह जो भी अपन दे रहे हैं ना वो सब इसमें इंक्लूड है। उसके अलावा बच्चे लोगों को मिनट्स बुक अपने को चेक करनी चाहिए डायरेक्टर्स की, ये अपने को चेक करने का हमारा तरीका है। अब वैल्यूएशन कैसे करना है बच्चे लोगों, तो जैसा अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है, सबसे पहला अलाउंसेस ऑफ डाउटफुल डेब्ट अपन ने चेक कर लिया, उससे आइडिया लग जाएगा कितना पैसा उड़ने वाला है। फिर आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन से ऐसे एडवांसेस है जो अपने को डाउटफुल लग रहे हैं, कौन से राइट ऑफ हो चुके हैं, बराबर रिकवरेबल है वापस से, वो चेक कर लेना चाहिए। एजिंग रिपोर्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस, कितना टाइम हो गया है, बराबर से। उसके अलावा बच्चे लोगों को बैड लोन या एडवांसेस जिनको राइट ऑफ करना पड़ेगा, या चेक दैट रीस्टेटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी लोन या एडवांसेस जो है या अदर करंट एसेट जो भी करनी है तो S11 के हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन करेंसी में बच्चे लोगों ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। डिस्क्लोजर हमेशा की तरह हमारा कंपनीज का शेड्यूल 3 काम में आ रहा है, तो ऐसे अपने को करंट एसेट लोन या एडवांसेस के लिए अपन बात कर सकते हैं। छोटे से पॉइंट है हमारे। अब प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लायबिलिटी की अगर बात की जाए तो भाई कैसे पता लगेगा कौन से प्रोविजन या कंटीजेंट लायबिलिटी बच्चे लोगों, तो सबसे पहले मैनेजमेंट से लिस्ट ले लो भाई उसकी, बराबर। पहला तरीका सबसे कॉमन यही है, ठीक है। अब कंप्लीटनेस के लिए छोटे छोटे से पॉइंट है बच्चे लोगों, समझना, ज्यादा इस पे कुछ है नहीं। कंप्लीटनेस मतलब सारा कुछ आया कि नहीं आया है, तो चूंकि प्रोविजन एंड कंटीजेंसी है तो इंस्पेक्ट द एग्रीमेंट लाइक एग्रीमेंट विद कस्टमर। कोई वारंटी हमने कमिटमेंट कर रखी है, कोई लीगल या अदर क्लेम या लिटिगेशन है ना, तभी प्रोविजन या कंटीजेंट लायबिलिटी हमारी बनेगी। आप लोग जानते हो कंटीजेंसीज तभी होंगी, है ना। तो क्या कोई लिटिगेशन चल रहा है, क्या कोई वारंटी हमने दे रखी है कोई एसेट वगैरह के ऊपर, तो वो हमारी चेक हो सकती है। उसके अलावा बच्चे लोगों को ऑडिट प्रोसीजर फॉर वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन अगर चेक करना है बच्चों तो obtain the underlying working and basis for each of the provision made, verify whether the same is complete and accurate। अब वैल्यूएशन के लिए आपको बहुत ऑब्वियस है कैलकुलेशंस को रीकैलकुलेट करके देखना चाहिए। अच्छा, एक्सपर्ट का रिपोर्ट यहाँ पे अपन देख सकते हैं, तो उससे अपने को आइडिया लग जाएगा कि प्रॉपर है कि नहीं है। डिस्क्लोजर एज वेल एज बच्चों शेड्यूल 3, जहां से आपको बाय हार्ट इसको याद करके जाना है। तो यहां आकर के बच्चे लोगों को बैलेंस शीट के जितने आइटम्स थे यार फटाफट से हमने सारांश के अंदर से धड़ाधड़ देख लिया कि भाई अपने को क्या करना है। अब आइए पीएनएल के आइटम्स की तरफ बढ़ते हैं बहुत फटाफट। और पीएनएल के आइटम में बच्चे लोगों को सबसे पहले नंबर पे आ रहा है यार सेल।
तो अब सेल के लिए पूरा एक इन्होंने सर्कल बना करके दिया अपने को कि भाई सेल सर्विस है, डिपॉजिट स्लिप बनेगी, सेल जर्नल बनेगा, कैश चेक रिसिप्ट होगा और अकाउंट रिसीवेबल की लिस्टिंग के अंदर अंदर होगी। ऐसा कुछ इन्होंने पूरा अपने को दे रखा। अब देखो अपने को पढ़ना कैसे, ऑडिटर नीड टू ऑब्टेन क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और उसका रेवेन्यू सेंटर क्या है बच्चों, वो अपने को सेल्स के लिए अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला मैनेजमेंट का इंटरनल कंट्रोल कितना है सेल्स पे, वो हम चेक करेंगे नंबर 1 में, ठीक है। फिर क्या टेस्ट ऑफ डिटेल के अलावा हमको क्या कोई सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी लगाने पड़ेंगे क्या, वो भी हम चेक कर लेंगे। तीसरे पॉइंट में बच्चे लोगों सारी चीजों को चेक करने की जगह सैंपलिंग बेसिस के ऊपर कुछ ट्रांजैक्शन को हम एग्जामिन करके देख लेंगे कि भाई प्रॉपर है कि नहीं है बराबर से। यहां हमने जो बात कर लिया, यहां हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हैं बच्चे लोगों। अब एनालिटिकल में क्या करेंगे, कंपैरिजन कर देंगे प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड के साथ में बराबर से, या रेशियोज हम निकाल सकते हैं सेल्स और डेटर के और उसको कंपेयर कर लिया हमने प्रीवियस ईयर से। तो आप देखो कॉमन पॉइंट जो अब तक हम यूज लेता है वो सारे हमने लिख दिए। अच्छा अब अपने को पता है इंटरनल कंट्रोल और रिसर्च चेक किया, डेफिशिएंसीज आई तो 265 में तुमको कम्युनिकेट करना ही, ऐसे अपने पड़ा हुआ है, ठीक है। इससे दिस विल एनेबल द ऑडिटर टू डिटरमाइन नेचर, टाइमिंग, एंटी अपने को पता लग जाएगा बच्चों सब्सटेंटिव प्रोसीजर का कितना यूज करना है। तो मैं तो कह रहा यार कॉमन पॉइंट लगाना तुम लोग सबसे पहले, हमेशा जैसे हर ऑडिट पे करते हो सेल्स पे इंटरनल कंट्रोल चेक करो, ये चेक करो कि यार इसके साथ साथ टेस्ट ऑफ कंट्रोल कितना चाहिए और कितना सब्सटेंटिव चाहिएगा। ऑडिट सैंपलिंग वाला ऐसे लगाओ, एनालिटिकल प्रोसीजर बच्चों लगा दो यहाँ पे, तो जितने अपने कॉमन पॉइंट है सारे लगाओ ना आंसर के अंदर, बहुत इजीली काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब बढ़िया पॉइंट आपको दे रखा है, ऑडिट प्रोसीजर फॉर अकरेंस अपने को चेक करना है। अकरेंस में 2 चीजें हैं। सबसे पहला अपने को देखना है यार रिकॉर्डेड सेल रिप्रेजेंट गुड्स शिप्ड सर्विसेज परफॉर्म ड्यूरिंग द ईयर, एंश्योर करना है कहीं सेल ओवर स्टेटेड तो नहीं हो गई है। तो ओवर स्टेटेड का मतलब बच्चे लोगों कहीं सेल ज्यादा तो नहीं दिखा दी गई है, उसके लिए मैं क्या चेक करूं, सबसे पहले बच्चे लोगों हमेशा की तरह याद करो वही जो अपन ने अकाउंट रिसीवेबल के अंदर भी किया था, सिंगल सेल इनवॉइस कहीं ट्वाइस तो नहीं हो गया है, या ऐसा सेल्स इनवॉइस जो कैंसिल हो गया वो रिकॉर्डेड में तो नहीं आ गया, ठीक है। फिर कुछ इनवॉइसेस लेकर के उसको जनरल से अपने को चेक कर लेना चाहिए बराबर से बच्चे लोगों। फिर थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, अरे अपना पुराना पॉइंट बच्चों जिसके साथ सेल हुआ थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ले लो, ठीक है। अच्छा उससे अपने को फिक्टिशियस सेल्स या सेल्स भी पता लग जाएगी बहुत आराम से। फिर बच्चों जब माल बेचा है तो शिपमेंट हुआ होगा, तो वहां से आप चेक कर लो, ठीक है, कि कितना शिपमेंट हुआ, कितने गुड्स गए हैं, क्या एग्रीमेंट है। अच्छा अंडर अर्न, क्योंकि ओवर स्टेटमेंट ज्यादा तो नहीं है कहीं, उसके अलावा बच्चों अनअर्न्ड रेवेन्यू रिकॉर्डेड एज अर्न तो नहीं कर दिया जो अभी तक मिला ही नहीं है। वेदर सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटी है, क्या कलेक्टिबिलिटी को लेकर के पैसा कितना कलेक्ट हुआ है, कस्टमर ऑब्लिगेशन आर कंटीजेंट है, अभी तक अप्रूवल बेसिस पे गुड्स भेजे हुए हैं, है ना। रिव्यू सीक्वेंस ऑफ सेल इनवॉइस देखना चाहिए, कहीं सीक्वेंस में गड़बड़ तो नहीं है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन पे ध्यान देना चाहिए। सेल्स रिटर्न बच्चों चेक कर लेना चाहिए प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके, और सेल्स रिटर्न में आपको कह रहा हूं स्टॉक रजिस्टर वगैरह सब देखना चाहिए जिससे पता लग जाए कहीं ज्यादा सेल तो नहीं लिख दी गई है प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में। तो ये सिंपल हमारा तरीका है अकरेंस बेसिकली देखने का। अब बच्चे लोगों कंप्लीट आया है कि नहीं आया है, तो ऑल सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वर रिकॉर्डेड, कहीं अंडर या ओवर स्टेटमेंट तो नहीं है, उसी पीरियड से रिलेटेड सारी सेल इंक्लूड की है कि नहीं की है बच्चों। तो उसमें क्या करना चाहिए अपने को, नंबर 1 देखना, ये कह रहा है कि यार तुम क्या करो कट ऑफ प्रोसीजर यूज करो, एंश्योर दैट उसी करंट अकाउंटिंग पीरियड की ही चीजें उसके अंदर इंक्लूड हुई हो बराबर से। अब फॉर रोबस्ट सेल कट ऑफ टेस्ट ऑडिटर नीड टू अंडरस्टैंड एंड कंसीडर द स्पेसिफिक कट ऑफ एरर रिस्क ऑफ एंगेजमेंट, कहीं सेल्स को कम ज्यादा करने के लिए तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया गया बच्चों, ये अपने को देख लेना चाहिए, है ना। वेरीफाई द क्रेडिट नोट इशूड किया होगा तो वो देख लो, सेल्स टीम या सेल्स पर्सनल कैन फिक्टिशियस सेल्स दिखाने के लिए बच्चों ऐसा कर सकते हैं, टारगेट वारगेट पूरा करने के लिए क्रेडिट नोट वगैरह फर्जी वर्जी इशू हो गए, ठीक है। फिर शिपिंग डॉक्यूमेंट अपन पहले ही बात कर चुके हैं। अब चेक वेदर क्वांटिटी इज अपीयरिंग इन सेल्स रजिस्टर और नॉट, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, रिकंसिलेशन ऑफ टोटल सेल या गुड्स हो गया, डिस्पैच कितना हुआ है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्या मेंटेन है, उन सबसे चेक हो जाएगा बच्चे लोगों। आजकल तो सेल में जीएसटी का बड़ा रोल है, तो जीएसटी पोर्टल के ऊपर आप देख सकते हो कितना जीएसटी वीएसटी इसके अंदर चार्ज हुआ है, वहां से अपने को जीएसटी पोर्टल से बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सेल्स के जो कॉमन पॉइंट है उनको आप लोगों को यहां पे लिख देना है, जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एकदम सेल्स के जनरल पॉइंट अपने को यहां पे लिखना चाहिए, ठीक है। अक्सर आता है जैसे वहां वैल्यूएशन आता था या मेजरमेंट आएगा,
all sale accurately measured as per the applicable accounting standard, करेक्टली जनरलाइज और समराइज एंड पोस्टेड हुआ है। सबसे पहले बच्चों कुछ ट्रांजेक्शन लेके चेक कर लो सैम्पलिंग बेसिस के ऊपर। अच्छा, अगर एक्सपोर्ट सेल है तो ये सेल 11 फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ऑडिटर मस्ट अंडरस्टैंड क्लाइंट का ऑपरेशन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितने इशू कर रहा है, कंपेयर द रेट ऑफ सेल अफेक्टेड विद रिलेटेड पार्टीज एंड रिव्यू देम कलेक्टिवली। बच्चों अगर रेटेड पार्टीज को सेल है तो किस रेट पे किया, आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर है या नहीं है, ये मेजरमेंट में अपने को चेक करना चाहिए। और डिस्क्लोजर तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, प्रॉपर तरीके से शेड्यूल 3 के हिसाब से अपने को डिस्क्लोजर चेक करना चाहिए बच्चों को। ये सिंपल है। तो सेल से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट आ जाता है तो और स्टेटमेंट और बाकी किसी भी एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आया बच्चों अदर इनकम कंप्राइजिंग इंटरेस्ट, डिविडेंड, गेन और लॉस। बहुत बढ़िया पॉइंट है। अलग अलग इनकम के लिए अलग अलग चीजें बोली गई बच्चे लोगों, तो डायरेक्ट पॉइंट समझना। देखो इतना सही ये पॉइंट आएगा हमारा, ठीक है। बस ये पॉइंट्स के बाद में हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो शुरू हो जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि भी कैसे करना है अपने को, परचेज वर्चेज के ऊपर शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला है बच्चों, जैसे सबसे पहले इंटरेस्ट की बात करते हैं, है ना। तो इंटरेस्ट इनकम ऑन एफडी, ठीक है, रिकॉग्नाइज ऑन ए टाइम प्रोपोर्शनल बेसिस, बट ऑब्वियस अपने को पता ही है एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई इन्वेस्टमेंट को सेल वेल किया है तो डिफरेंस बिटवीन रिडेम्पशन प्राइस और जो भी कैरिंग वैल्यू हमारी रही होगी वो देखते हैं। इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है तो डिविडेंड हमको मिलता होगा, पीएनएल लॉस में अपन लिखते हैं। तो एंटिटीज राइट टू रिसीव पेमेंट और डिविडेंड जब एस्टैब्लिश हो जाए, प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट जो भी फ्लो ऑफ एंटिटी के साथ होगा, अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो 3 चीजें इन्होंने बोली। अब करना क्या है तीनों का वो देखिएगा। सबसे पहले बच्चों छोटा सा पॉइंट लिया अकरेंस का। तो अकरेंस के लिए रिकॉर्डेड अदर इनकम वाज अर्न ड्यूरिंग द पीरियड। कंप्लीटनेस पहले ही पढ़ा था अपन ने, सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो गई हैं, कुछ भी छूटा नहीं है। कंप्लीट और स्टेटमेंट और स्टेटमेंट नहीं है। मेजरमेंट का मतलब जो कैलकुलेशंस आपने की है मेजरमेंट की वो प्रॉपर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हुआ है बच्चों की, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अब यहां से आप देखो वेरीफाई कैसे करते हैं इन सारी चीजों को। डायरेक्ट पॉइंट है, सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स डिपॉजिट को वेरीफाई कैसे करोगे। सबसे आसान तरीका है बच्चों, एफडी चेक करो। सबसे पहले तो लिस्ट मांगो एफडी की बराबर से। सबसे पहले बच्चे लोगों को क्या करना चाहिए कि एफडीज जो भी करा रखी है उनकी लिस्ट मांगो। उसके अलावा फिजिकल भी उनको चेक कर सकते हो कि कहाँ है एफडी दिखाओ। वैसे तो ये उसका पार्ट है अपना मेन का। फिर बच्चों अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए आप जो भी एफडी का अमाउंट है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने लगा करके डेज के हिसाब से चेक कर लिया, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमारी चेक हो जाएगी। Trace the outstanding deposit at the period end to the direct confirmation obtained from the financial institution। बच्चे लोगों इसमें हमको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी बैंक वगैरह से ले लेना चाहिए। फिर इंटरेस्ट के लिए बच्चों इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होता है, रिकंसाइलमेंट होता है, वो अपने को देख लेना चाहिए, ठीक है। 26 ईयर से टीडीएस सर्टिफिकेट मिलता है बच्चों, जहां इंटरेस्ट कटेगा हमारा, वो अपने को चेक कर लेना चाहिए। तो एफडी पे, बैंक से एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको देखने के कॉमन इतने सारे तरीके हैं। सर डिविडेंड कैसे चेक करें? डिविडेंड चेक करना, बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आएगा ही आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ओनली व्हेन एंटाइटल्ड राइट टू रिसीव पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज एस्टैब्लिश, वेरीफाई तभी किया जाता है। तो रिकॉग्नाइज कैसे करना है बच्चे लोगों, सिंपल। रिकॉग्नाइज होता कब है, जब ये डिविडेंड का पेमेंट एस्टैब्लिश हो जाएगा, जब डिक्लेयर हो जाएगा उसे आपसे एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फॉर वेरीफाइंग गेन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके लिए क्या करना है, वेरीफाई दैट गेन या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स इज रिकॉर्डेड अदर इनकम की तरह से, बराबर से बच्चों। एक प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है इनकम की तरह से या एक लॉस की तरह से शो हो जाएगा। सिंपल बात हो गई हमारी। चेक ट्रांसफर ऑफ टाइटल फ्रॉम द एंटिटीज डिटरमाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन रिडेम्पशन प्राइस या कैरिंग वैल्यू। तो उसके लिए अपने को टाइटल डीड वगैरह देखनी पड़ेगी कि हमारे नाम से है कि नहीं, और कितनी कैरिंग कॉस्ट आई और अब कितना रिडेम्पशन प्राइस आ रहा है, बच्चों को अपने को देख लेना चाहिए। तो ये तरीका हमारे लिए काम में आने वाला है। और डिस्क्लोजर तो मैंने आपको कही है कि कंपनीज एक्ट शेड्यूल 13 के हिसाब से अपने को करना ही पड़ेगा। सिंपल से हमारी बात थी, खत्म हो गई। अब सर आया परचेज कैसे देखेंगे। सर परचेज के ट्रांजेक्शन्स को कैसे देखा जाएगा, लंबे चौड़े प्रोविजन है भाई, परचेज की भी आ जाओ। तो पहली चीज तो वही लिखी है इन्होंने, डिस्बर्समेंट साइकिल, सब कुछ छोड़ो बच्चे लोग, सीधा परचेज के पॉइंट्स के ऊपर बात करना शुरू करते हैं। टू एंश्योर दैट एंटिटी इज नॉट मटेरियली मिसस्टेटिंग इन परचेज अकाउंट पेबल और अकाउंट पेबल, द ऑडिटर नीड टू, कहीं मिसस्टेटिंग अमाउंट तो नहीं आ गया। तो हमेशा की तरह बच्चे लोगों सबसे पहले क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले लो एंटिटी की और देख लो भैया प्रोडक्शन सेंटर क्या है। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना मजबूत है परचेज के ऊपर, टेस्ट करो कंट्रोल का बच्चे लोगों। परचेज साइकिल पूरी चेक करनी चाहिए,
बराबर से, तो और जरूरत पड़े तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग भी करेंगे। अच्छा, सैंपलिंग वाला पॉइंट बच्चों, जो सेल में तुमने लगाया सेम आ गया, सैंपलिंग चीजें करके देख लो, एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर लो बच्चे लोगों, सेम जो आपने सेल में पढ़ा वो यहां पे भी यूज कर लो। उसके बाद सेट अप परचेज एक्सपेक्टेशन इन रिलेशन टू द सेल्स में ड्यूरिंग द ईयर एंड ऑडिट कंपेयर विद द क्लाइंट परचेज रिकॉर्ड से चेक कर लो कितना एक्सपेक्टेशन था आपका और कितना एक्चुअल हुआ उसको चेक कर लो। नो द परचेज प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज ओवर द ईयर, मंथली एवरेज परचेज प्राइस एज पर प्रोडक्ट सर्विसेज। तो कॉमन पॉइंट बच्चे लोगों, सबसे पहले तो इंटरनल कंट्रोल वाला पॉइंट लिखोगे, फिर चेक कर लेना है कितना टेस्ट ऑफ कंट्रोल और कितना सब्सिडी प्रोसीजर चाहिए। ऑडिटर हैव टू अप्लाई सैंपलिंग रैंडम बेसिस पर सेलेक्ट करके चेक कर ले। नाउ एनालिटिकल प्रोसीजर में ट्रेंड या रेशियो एनालिसिस कर ले, इसमें नॉर्मली ट्रेंड चेक होगा, इसके अंदर कंपैरिजन करके देख लेंगे पिछले मंथ का पिछले साल का, ऐसा कुछ अपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक्सपेक्टेशन से भी कंपेयर करके देखा जा सकता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसमें अकरेंस कैसे चेक की जाएगी बच्चे लोगों, तो एंश्योर परचेज आर नॉट अंडर स्टेटेड और ओवर स्टेटेड। उसके लिए क्या करूं, तो सबसे पहला तो ये कि क्या कोई फिक्टिशियस वेंडर तो नहीं है, वेंडर चेक करो, ठीक है। फिर बच्चों फैक्ट्री गेट, क्योंकि गुड्स परचेस किया होगा तो आया ही होगा, इनवर्ड रजिस्टर में एंट्री आई होगी बच्चों, क्वालिटी गुड्स का इंस्पेक्शन अपन कर सकते हैं। परचेज इनवॉइस अप्रूव्ड जो है तो कौन सी अथॉरिटी कर रही है वो देख सकते हैं, और स्टॉक के रिकॉर्ड्स देख सकते हो आप लोग, जो स्टोर पर्सन अपडेटेड करता है, ठीक है। अच्छा, परचेज इनवॉइस में ओरिजिनल देखोगे, फोटो स्टेट की जगह पे, कॉमन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। परचेज इनवॉइस शुड हैव बुक्ड ओनली वंस रिस्क एंड रिवर्ट इंसिडेंटल टू ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द एंटिटी, कि भाई एक बार इनवॉइस बनते ही एंटिटी के पास ओनरशिप आ गई है, परचेज इनवॉइस एंटिटी के नेम पे होना चाहिए। टैक्स लेजर में बराबर से एंट्री हो गई है बच्चे लोगों, जो अपन करते ही हैं, ठीक है। फिर रिव्यू करना चाहिए, परचेज कहीं कैपिटलाइज तो नहीं हो गई है, कहीं परचेज मशीनरी के साथ तो नहीं ऐड कर दी। जनरल एंट्री जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन की वो अपने को देख लेनी चाहिए बच्चों, कॉमन से पॉइंट है परचेज को चेक करने के लिए जो आप लोग काम में यहाँ पे लेने वाले हो। अच्छा सर, कंप्लीट टेस्ट कैसे देखें कि पूरा आ गया है। ऑल परचेज मेड ड्यूरिंग द पीरियड वर रिकॉर्डेड एंड नो अंडरस्टेटमेंट एंड नो ओवर स्टेटमेंट, मैंने आपको बोला ही था, सारी चीजें सारी परचेज आ गई है। उसके लिए कट ऑफ टेस्ट देख लो भैया, देख लो 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच की है एंट्रीज उसमें आई है बराबर। अच्छा, मटेरियल इनवर्ड रिकॉर्ड्स अगर कुछ भी हुए हैं बच्चों, कई बार ऐसा होगा कि भाई अपने इनवर्ड रिकॉर्ड टू चेक दैट ऑल कोरस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस ड्यूली एंटर्ड इन द परचेज बुक, कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो ओमिट कर दिया आपने, लिखने से भूल गया, और अंडर स्टेटमेंट नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर मेजरमेंट यानी अमाउंट कैसे चेक होगा बच्चे लोगों, ऑल परचेज हैव बीन मेजर्ड एप्रोप्रिएटली, इंश्योर करना गुड्स इन ट्रांजिट की प्रॉपर एंट्री हो गई है। अच्छा, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो भैया, फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट ऑल द परचेज जो है वो सारी उन्होंने इंक्लूड कर ली है। एनालिटिकल प्रोसीजर बच्चों यहां पे भी यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या, कंजम्पशन एनालिसिस, स्टॉक कंजम्पशन और रेशियो एनालिसिस जो अपन करते हैं। कंजम्पशन मतलब कितना परचेज और कितना यूज में आ रहा है, स्टॉक का कंपोजिशन का मतलब कितना स्टॉक बचा हुआ रह रहा है, और बट ऑब्वियस है रेशियो एनालिसिस तो अपन करते ही हैं, वो तरीके अपने को काम में लेने चाहिए। डिस्क्लोजर आपको पता ही है हमेशा की तरह कैसे होता है, शेड्यूल अपना 3 काम में आएगा बच्चों, ध्यान में रखना है। चलिए, एक बढ़िया पॉइंट और हमारे पास में आता है, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस जो भी होते हैं बच्चों, जैसे एम्प्लॉइज को ग्रेजुटी दे रहे हो आप, सुपर एन्यूशन प्रॉफिट दे रहे हो, लीव एनकैशमेंट दे रहे हो, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है, ये सारे होते हैं एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। और इनका ऑडिट कैसे होता है आइए चेक करते हैं बच्चों, सिंपल से पॉइंट है, कुछ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डायरेक्ट पॉइंट दे रखें। सबसे पहले तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से कि कैसे हायरिंग करते हो, हायरिंग का तरीका क्या है, लोगों को कैसे अपॉइंट करते हो, अप्रेजल पॉलिसी क्या है, रिटायरमेंट का पॉलिसी क्या है। तो भाई हायर करने का जॉब कैसे रखते हो, उसके बाद कैसे प्रमोशन देते हो, रिटायरमेंट का क्या तरीका है, वो सब चीजें पता होनी चाहिए, ताकि पता रहे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कैसे हैं, ठीक है। नाउ टू टेस्ट द control of entities set around employees benefit payment process to determine how effective they are। इफेक्टिव है तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग कम करनी पड़ेगी, मतलब बच्चों यहां हमेशा की तरह अपने को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना चाहिए ऑन दिस प्रोसेस, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर अपने को कम लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट बच्चों फिर से वही बार बार आ रहा है, यहां पे तो सब में लगाओ, सैंपलिंग करके कुछ अपॉइंटमेंट लेटर, कुछ अप्रेजल के लेटर, एचआर पॉलिसी सैंपलिंग बेस पे देख लो। जरूरत पड़ने पे बच्चों सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओ, कंपैरिजन करो प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड के साथ में, ठीक है। ये सब हो जाए बच्चों तो सेटिंग एन एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं बजटेड वाली, इतना एक्सपेंसेस इस पीरियड में लगना चाहिए हमारा, उससे अपन या इंडस्ट्री ट्रेंड से, तो ये दोनों ही पॉइंट हमारे एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए काम में आ जाएंगे बच्चों, आपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या इस्तेमाल करना है, आ जाओ। अकरेंस के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है
उसके लिए रिकॉर्डेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस वर एक्चुअली इनकर्ड। कंप्लीटनेस के लिए कॉमन पॉइंट जो अपने को लिखना है कि भाई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू द पीरियड हैव बीन, सेम लिखा है, रिकॉर्डेड एप्रोप्रिएटली, कंप्लीट सारी चीजें बेनिफिट एक्सपेंसेस की लिख दी गई हैं। मेजरमेंट का मतलब कैलकुलेशन जो आपने किया है, मेजर्ड वो प्रॉपरली किया है, नो अंडर स्टेटमेंट नो ओवर स्टेटमेंट है। और डिस्क्लोजर तो अपने को पता ही है, शेड्यूल 3 के हिसाब से आना ही आना है बच्चे लोगों कि आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ इसके लिए ऑडिट प्रोसीजर क्या काम में आएगा। पूरा एक कॉमन प्रोसेस अपन ने यहाँ पे दिया है, तो ये देखो पूरा जनरल प्रोसेस है अपना, तो इस पूरे प्रोसेस को आप लोग यहां से मेरे साथ में समझिएगा, तो देखना। और देन डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वगैरह भी करेंगे। तो करना क्या है बच्चों इसके अंदर देखना, सबसे पहला ऑडिट प्रोसीजर जो अपन यूज करने वाले हैं उनमें है ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एम्प्लॉय अटेंडेंस। बट ऑब्वियस है एम्प्लॉय का अटेंडेंस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में बच्चों टू एड्रेस द रिस्क दैट एंटिटी कुड रिकॉर्ड एक्सपेंसेस फॉर कहीं फिक्टिशियस एम्प्लॉइज तो नहीं है, जैसा आप लोगों को मैंने सत्यम वाली कंपनी के अंदर बताया था, तो वो तो नहीं है बच्चों। ऑडिटर एम्प्लॉय से मिल सकता है सैम्पलिंग बेसिस के ऊपर, यार मिलते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा बच्चों पेरोल का सैंपल देके उनकी बैंक डिटेल्स वगैरह चेक कर लो, कुछ एम्प्लॉय सेलेक्ट करो और या उनका बैंक डिटेल दो, एक्चुअल पता लग जाएगा कि सच में जा रहा है कि नहीं जा रहा है पैसा उनके अकाउंट में। ठीक है कि नहीं एम्प्लॉय। एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय एट द पीरियड ऑफ एंड लेनी चाहिए, मंथली मूवमेंट कितना स्प्लिट हो रहा है, नए हायर कितने हो रहे हैं, कितना छोड़ के जा रहे हैं, वो अपने को पता लग जाएगा बच्चे लोग, बराबर। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है बच्चों, फॉर अ सैंपल जो अपन ने सेलेक्ट किया उसमें न्यू हायर या अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह उनके चेक कर लो, उससे टर्म्स एंड कंडीशन पता लग जाएंगी। फुल एंड फाइनल कंप्यूटेशन करना चाहिए ऑफ रिजाइन एम्प्लॉय ऑन द सैंपल बेसिस, है ना, और वेरीफाई करना चाहिए ऐसे जो रिजाइन करके जा रहे हैं, तो ताकि जो भी ऑल ड्यूज है उनको पे हो गए हैं, पोस्ट रिटायरमेंट के बेनिफिट है, ग्रेजुइटी कुछ है, पीएफ का पैसा है, पूरा उनको मिल जाए, बात खत्म हो जाए। और रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय एक्नॉलेजमेंट भी अपने को ले लेनी है फाइनल कंप्यूटेशन के ऊपर, ताकि रिटर्न में हमारे पास प्रूफ रहे कि हमने उसको सारी चीजें बच्चों पेमेंट कर दी है, ऐसा। अच्छा, मंथली सैलरी रजिस्टर 12 मंथ्स का चेक कर लेना चाहिए, एम्प्लॉय बेनिफिट है ना, तो इससे भी अपने को पता लगेगा। इससे क्या चीज होगी, मंथली पेरोल जो है उसको एवरेज सैलरी कैलकुलेट करके देख लो, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके देख सकते हो आप। ठीक है, वेरिएंस अगर आ रहा है उसका तो आप रीजन पता कर सकते हो बराबर से। एनालाइज द रीजन फॉर वेरिएंस विद कुड बी एट्रिब्यूएबल टू एनुअल इंक्रीमेंट, अगर कोई हो रहा है उस वजह से वेरिएशन है तो अपने को पता लग जाएगा, है ना, छुट्टी वुट्टी का है तो वो भी पता लग जाएगा। If accrual provision has been made for all employees benefit and obligation like bonus gratuity, इसके लिए जो provision बनाया कि नहीं वो देख लेंगे। फिर बच्चे लोगों reasonability of provident fund ESI are applicable to the entity, इसमें क्या देखना चाहिए, सबसे पहला applying the rate to the basic wage and comparing the amount recorded in the books and reasons for the variance, बराबर कैलकुलेशन करके अपन यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आया बच्चों, ऑब्टेन मंथली डिपॉजिट चालान देख लो, जिससे पता लग जाएगा पीएफ वगैरह में प्रॉपर टाइम पे डिपॉजिट पैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चीजें चेक हो जाएगी। ठीक है, फिर एनालिटिकल प्रोसीजर लगा लेंगे टू ऑब्टेन एविडेंसेस ऑफ रीजनेबल कितना है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। उसमें क्या कर सकते हैं बच्चे लोगों, अपन कंपेयर कर सकते हो प्रीवियस ईयर के साथ में, इंडस्ट्री ट्रेंड के साथ में अपने को कर लेना चाहिए, वेरिएशन है तो मैनेजमेंट सिफारिश कर लो, सिंपल है। तो ऐसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस चेक होगा बच्चों। डिस्क्लोजर एज यूजुअल इन्होंने हालांकि दे दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरी वेजेस, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ईएसओ, इस तरीके से डिस्क्लोज होता है। अदरवाइज शेड्यूल 3 अपना है ये, वो अपने को फोकस करना है। अब डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन वाला जो हमारा पॉइंट आ रहा है बच्चे लोगों, एक पॉइंट इन्होंने वो कहाँ गया यार, वो एक पॉइंट अपने को लेना था। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस के अंदर ही उन्होंने इंक्लूड कर लिया है उसको। ओके 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 ओके, चलिए। अब बच्चों डेप्रिसिएशन वाला जो हमारा पॉइंट आप लोग देख रहे हो यार, ये बेसिक कंसेप्ट हमारा जाने वाला है नॉर्मली, जो आप लोग अकाउंट्स के अंदर पढ़ते भी हो। ठीक है, अब इसके लिए करना क्या है, आप सबसे पहला अगेन मैनेजमेंट का अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा आपको कि भाई एंटिटी के क्या रूल्स हैं अमोर्टाइजेशन वगैरह के, डेप्रिसिएशन के, कंपनी का पॉलिसी कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करती है, बराबर, और कौन कंपनीज एक्ट या एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाइड कंसिस्टेंटली फॉलो होनी चाहिए बच्चों, चेंज है तो डिस्क्लोज होना चाहिए, अपन लोग जानते ही हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो आपने कैलकुलेट किया वो एडजस्टमेंट के बाद वही रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट होता है, ये भी सही है। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन जो भी किया वो वैलिड होना चाहिए। डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन आर एक्यूरेटली कैलकुलेट और रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है,
डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन रिकॉर्डेड इन एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड के अंदर हो जाना चाहिए बच्चे लोगों बराबर से। अच्छा, वेयर ईच पार्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी विद अ कॉस्ट दैट सिग्निफिकेंट रिलेशन टू द टोटल कॉस्ट, तो डेप्रिसिएशन अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे कई बार अपन करते हैं ना बच्चे लोग, पूरा पीपी का एक साथ लगा दिया, लेकिन अपने को लग रहा है अलग अलग जा रहा है, कॉस्ट अलग अलग आई है, तो डेप्रिसिएशन भी अलग अलग कैलकुलेट होगा। जैसे टैक्स पे करते हो ना, ब्लॉक वाइज एक साथ कर दिया, अलग अलग कैलकुलेट किया बच्चों, ऐसा ही अपने को यहाँ पे भी कर लेना चाहिए, ठीक है ना। नाउ वेदर मोस्ट एप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा यूज आ रहा है बराबर, फॉर ईच सेपरेटली डेप्रिशिएबल कंपोनेंट के लिए यूज कर सकते हैं अपन, जो हर एक आइटम के लिए अलग से भी हो सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अब बच्चों 4 पॉइंट वही, और फिर पूरा ऑडिट का प्रोसीजर दिया इन्होंने। अकरेंस कैसे, अब ये पॉइंट का तो कोई मतलब नहीं है ना, अपन सीधा पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट की आगे डिटेल दे रखी है कि अकरेंस कैसे होना चाहिए, कि सच में हुआ है, कंप्लीट सारे ट्रांजैक्शन आ गए हैं, मेजरमेंट कैलकुलेशन प्रॉपर हुई और डिस्क्लोजर एज पर शेड्यूल 3 करना ही है। तो आओ सीधा ऑडिट प्रोसीजर पे बात करते हैं। वाह, क्या सिस्टम बनाया, क्या एकदम डिजाइन बनाएंगे बच्चों, देखो। अरे भाई साहब, कहाँ गायब हो गई, अरे 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 अरे, टॉपिक ही गायब हो गया। हम्म तो पहला पॉइंट बच्चों हमारे सामने आया कि ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज चार्जिंग डेप्रिसिएशन। बच्चों हमेशा की तरह एंटिटी से अंडरस्टैंडिंग लेनी है। सेकंड नंबर, फिक्स एसेट का रजिस्टर अपने को लेना होगा जो एंटिटी मेंटेन कर रही है, ठीक है। फिर मे चेक द नेचर ऑफ एसेट फ्रॉम फिक्स एसेट रजिस्टर एंड वेरीफाई कहीं कोई फेक एसेट कैपिटलाइज तो नहीं हो गई है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन करके हमने देख लिया। जो भी एडिशंस या डिलीशन हुए बच्चों, जो अपन एसेट में भी कर रहे थे, तभी तो डेप्रिसिएशन वगैरह प्रॉपर पता लगेगा, वो भी हमने चेक करके देख लिया, ठीक है। सेलेक्ट बच्चों, फिर से हमारा सैंपलिंग बेसिस के ऊपर कुछ चीजों को सेलेक्ट करके उन पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन चेक कर लेनी चाहिए बराबर। अच्छा, लिस्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट जो मैनेजमेंट आइडेंटिफाई कर रहा है, इंश्योर करना कि इनटेंजिबल एसेट वगैरह जो है, कॉपीराइट पेटेंट वगैरह, उनका भी प्रॉपर अमोर्टाइजेशन एएस के हिसाब से हो जाना चाहिए, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट फ्रॉम अ डेट व्हेन एक्चुअल में रेडी टू यूज, बच्चों क्या बोला, एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल यूज। जब वो रेडी टू यूज हो गया था, वहां से इंश्योर करना डेप्रिसिएशन चार्ज कहां से होगा, जब एसेट फ्रॉम द डेट व्हेन रेडी टू यूज, और यूज भले आपने उसको कभी से लिया उससे मतलब नहीं है, रेडी टू यूज हो गया, वहां से हमारा डेप्रिसिएशन चालू हो जाता है। ये तो अकाउंट्स का रूल भी आप लोग जानते हो। इंश्योर करना डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड अमाउंट हैज बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड फ्रॉम रिवोल्यूशन रिजर्व बराबर से। डेप्रिसिएशन कंप्यूटेशन जो भी है वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हो बराबर, आप पढ़ते ही हो इनकम टैक्स के अंदर। उसके अलावा इसमें बच्चों दो बातें और दे रखी है। एक बात, इंश्योर एडिशंस जो भी हमारे हो रहे हैं वो एडिशन एज पर कंपनीज एक्ट ओपनिंग डब्ल्यूडीवी टू द टैक्स ऑडिट शेड्यूल फॉर द असेसमेंट ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर अंडर ऑडिट, यानी टैक्स कैलकुलेशन अलग हो गई और कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन से बच्चों वो अपने को चेक कर लेनी चाहिए। परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर, आपको बोल ही रहा हूं मैं बराबर कि आपने लगाया और प्रीवियस ईयर से उसको हमने कंपेयर कर लिया। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी इसमें अपने को चेक कर लेनी चाहिए, कैलकुलेशन वाइज की प्रॉपर है कि नहीं है, कॉमन सी बात हो गई। और बच्चे लोगों हम आ गए डिस्क्लोजर। वैसे तो उन्होंने यहां दिया है किस तरह से डिस्क्लोज होता है, अदरवाइज शेड्यूल 3 अपन फॉलो करने वाले, आप लोग ध्यान रखोगे। चलिए अदर एक्सपेंसेस पे पहुंच गए बच्चों अपन लास्ट में जाकर के, जो नॉर्मल एक्सपेंसेस अदर वाले हैं, जिसमें रेंट पे करना पड़ सकता है, फ्यूल एंड पावर लगेगा, रिपेयर मेंटेनेंस लगेगा, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग, मिसलिनियस, इन सब का ऑडिट कैसे होता है बच्चे लोगों, फटाफट से मेरे साथ में देखो। यहां इन्होंने भाई साहब क्या जोरदार चीज बनाई है। नंबर 1, सबसे पहला एक्सपेंडिचर करंट पीरियड से ही कनेक्टेड होने चाहिए। सेकेंड नंबर, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होने चाहिए। थर्ड नंबर बच्चों, हर चीज, ट्रैवल है तो ट्रैवल टिकट, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस का पॉलिसी, थर्ड पार्टी इनवॉइस प्रूफ हमारे पास में वैलिड एविडेंस होने चाहिए बराबर से। फिर एक्सपेंडिचर प्रॉपर हेड में क्लासिफिकेशन उनका होना चाहिए बराबर बच्चों। एक्सपेंडिचर ऑथोराइज्ड होने चाहिए, पावर डेलीगेशन जिसको दिया है उसने खर्च किया है। और एक्सपेंडिचर बिजनेस से ही कनेक्टेड होने चाहिए, पर्सनल नहीं होने चाहिए बच्चे लोगों। एकदम कॉमन कॉमन से पॉइंट है, फटाफट से आप मेरे साथ में सुपर फास्ट इसको रिवीजन कर सकते हो।
अब देखो हर एक के लिए हमने अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, जो आप मेरे साथ यहाँ पे देखने वाले हो। बस एंडिंग पार्ट पे हम लोग पहुंच गए बच्चे लोगों। तो बढ़िया तरीके से देखो रेंट कैसे देखेंगे यार, कितना आसान है। सबसे पहले बच्चे लोगों रेंट एग्रीमेंट चेक करो, इतना प्यारा पॉइंट, सिंपल। वेरीफाई करो कि पूरे 12 महीने की एंट्रीज उसमें आ रही हैं, ठीक है। फिर बच्चों कंसिडरेशन गिवन फॉर एस्केलेशन क्लॉज अगर डाल रखा है कि भैया कितने टाइम बाद वापस से रिन्यू होगा, क्या होगा, कब छोड़ के जा सकते हैं, वो अपने को देख लेना चाहिए। वेरीफाई करना चाहिए कि एंटिटी के नेम पे ही वो एग्रीमेंट बना हुआ है और बिजनेस पर्पस के लिए काम में आ रहा है, बराबर, एकदम सिंपल। पावर एंड फ्यूल कैसे चेक करोगे भाई? पावर एंड फ्यूल बच्चे लोगों नंबर 1, मंथली जो भी आपका बिल आता है वो चेक करो, ठीक है। 12 महीने की सारी एंट्रीज आई कि नहीं है चेक कर लिया। फिर एक समरी बनाया, पावर यूनिट कितनी कंज्यूम हो रही है, एप्लीकेबल रेट कितना है, उससे ऑटोमेटिकल एक्यूरेसी पता लग जाएगी। फिर बच्चों प्रीवियस ईयर से उसको कंपैरिजन करके वेरिएंस देखो, मंथली ट्रेंड चेक कर सकते हो, हर महीने का पावर और फ्यूल पता लग जाएगा कि पिछले महीने कितना लगा था या पिछले साल इसी महीने कितना लगा था, वैसे कंपैरिजन भी हो सकता है, ठीक है। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस के लिए बच्चों बहुत सिंपल कंसेप्ट आ गया। इंश्योरेंस पॉलिसीज का समरी ले लो, उसके ऊपर जो अमाउंट वगैरह दे रखा है वो कैलकुलेट करके नंबर ऑफ डेज वगैरह के हिसाब से आप अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी वहां पे चेक कर सकते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। लीगल और प्रोफेशनल एक्सपेंसेस के लिए बच्चों मंथली कंसल्टेंट की समरी कितना डिस्कस हुआ, पूरे 12 महीने की आ गई, वो हमेशा ले रहे हैं, कुछ सैंपल लेकर के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर बी क्वेश्चन की लीगल एक्सपेंसेस जो है, अब लीगल एक्सपेंसेस के लिए बच्चों लिटिगेशन वगैरह आपने पढ़ा हुआ है, ऐसे जो अपन पढ़ते हैं 501 के अंदर स्पेसिफिक आइटम में आपको दे रखा है, ठीक है। तो कहीं कोई मैटर ऐसा जो आउटसाइडर के साथ में, एक्सटर्नल काउंसिल के साथ में डिस्कस वगैरह किया हो, ऑडिटर के ध्यान में आया, तो वो उसको ध्यान में मेनली रखना चाहिए। तो वाउचर वगैरह देखेगा एक्सपेंसेस के तो पता लग जाएगा, ठीक है। नाउ ट्रैवल, रिपेयर या मेंटेनेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी के लिए क्या है बच्चे लोगों, अगेन वही मंथली समरी, ट्रेंड वाइज कंपेयर कर लो, एनालिटिकल प्रोसीजर इसके ऊपर अप्लाई कर दो, और यूनिट कितना प्रोड्यूस हुआ, पर पे कितना पैसा लगा है, इंडस्ट्री ट्रेंड से चेक कर लो। पूरा एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर ही बच्चों ने दिया हुआ है कि अपने को ध्यान में रखना है। डिस्क्लोजर है कि इसी तरीके से ये अलग अलग डिस्क्लोज होता है, इसका शेड्यूल 3 के हिसाब से है इसका डिस्क्लोजर भी। तो ये अपना बच्चों पूरा का पूरा यहां आकर के भाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होगा बच्चे लोगों, वो हमने पूरा जबरदस्त तरीके से पढ़ लिया है। तो होप सो कि बहुत फास्ट रिवीजन हमने लिया है भाई, क्योंकि समय कम है बच्चे लोगों, समय कम है। आप ये लेक्चर देख रहे होंगे भाई कब, 15 तारीख को देख रहे हैं बच्चों, और पेपर आपके 20 से सेकंड ग्रुप स्टार्ट होने जा रहा है, तो समय कम है, तो बहुत फटाफट मैंने ले लिया है, तो बढ़िया तरीके से करिएगा। और जैसा मैंने कहा था बच्चे लोगों, वापस मुलाकात जब अपनी होगी, मतलब लगातार मुलाकात तो अपन कर ही रहे, लेकिन संडे हम लोग मिलेंगे बच्चों, एक बहुत जबरदस्त टॉपिक को लेकर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों को मैं करवाने वाला हूं, वो सेशन जरूर देखिएगा। फिलहाल के लिए आपका दोस्त जयेश भंडारी, आज के लिए इजाजत ही आप मुझे देंगे। आप कहाँ है एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर, लाइक करना है बच्चों, जहां लेक्चर पसंद आता है शेयर और करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब भी। चलिए बच्चों लोगों, ओके बाय, टेक केयर, फिर मुलाकात होती है।